इस वाले एपिसोड में हमें ये पता चलेगा कि आखिर जिन्वू चीज क्या है और उसकी पावर की लिमिट्स क्या हैं। तो अब तक हमने देखा था कि जिन्वू और एंथ्रिस की फाइट स्टार्ट हो गई थी, वो भी काफी एपिक लेवल की। एंथ्रिस जो होता है ना, वो अपने हाथों को बड़ा करके जिन्वू पर हमला कर देता है, लेकिन जिन्वू उसके हमले को आसानी से डॉज कर जाता है और फिर वो काइजल को समन करता है। और फिर एंथ्रिस खुद को ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म करके काफी सारे फायर अटैक जिन्वू पर करता है, लेकिन एंथ्रिस के थ्रू वो उनसे भी बच जाता है। एंड फिर वो काइजल से जंप लगाता है एंड स्पिन करते हुए तेजी से घूमते घूमते अपने डैगर के थ्रू एंथ्रिस पर हमला कर देता है। लेकिन उसका ऐसा हमला करने के बावजूद भी एंथ्रिस को एक खरोच तक नहीं आती और फिर जिन्वू वापस से काइजल के ऊपर बैठ जाता है। और फिर एंथ्रिस जिन्वू से बोलता है कि तुम ऐसे हल्के फुल्के अटैक से मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और फिर यहाँ पर जो जिन्वू होता है ना, वो यहाँ से काइजल को जाने का ऑर्डर दे देता है। और जैसे ही काइजल यहाँ से जाने वाला होता है ना, तभी एंथ्रिस एक काफी जोरदार रॉर करता है एंड इस चीज का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि काइजल जो होता है ना, वो अपनी जगह से मूव तक नहीं कर पा रहा होता। इवन यहाँ पर जिन्वू भी थोड़ा सा नर्वस दिखाई दे रहा होता है। एंड फिर हम लोग यहाँ पर एक चीज देखते हैं कि जो काइजल होता है ना, वो जिन्वू को अपनी पूंछ से पकड़कर उसे दूर फेंक देता है। और वो ये चीज ऐसा क्यों कर रहा था वो तुम्हें काफी जल्दी ही पता चल जाएगी। और अब जब जिन्वू काइजल से दूर होता है तो एंथ्रिस उस पर हमला कर देता है और जो पूरा फायर अटैक होता है ना, वो जाकर काइजल पर लग जाता है। और अभी हम लोगों को यहाँ पता चल गया कि आखिरकार काइजल ने जिन्वू को क्यों दूर फेंका था। यहाँ पर काइजल ने जिन्वू को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया है। और अब एंथ्रिस देखता है कि उसके सामने का जो एरिया होता है ना, वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। एंड अब एंथ्रिस बोलता है जिन्वू से कि मैं श्योर हूँ कि तुम्हें मारने के लिए इतना काफी तो नहीं होगा। फिर हम लोग देखते हैं जो जिन्वू होता है वो अपने कमांडर अथॉरिटी स्किल का यूज करके एंथ्रिस की बॉडी को पकड़ लेता है और उसके क्लोज जाता है। और फिर लगातार जिन्वू अपने डैगर से उस पर हमला कर रहा होता है, लेकिन जब पीछे से एंथ्रिस अपने हाथों से उस पर हमला करता है ना, तो जिन्वू उससे हमले को डॉज कर लेता है और जो उसका हमला होता है ना, वो उसके खुद के बॉडी पर ही लग जाती है। और फिर बंदा अपनी शैडो आर्मी को समन करता है और ड्रैगन किंग के सामने 3-3 ड्रैगन समन्स हो जाते हैं, जो कि उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। और अब सबसे पहले एक ड्रैगन उसके गले को दबोच लेता है और वो उसके गले को काट रहा होता है। और यहाँ पर जो दूसरा ड्रैगन होता है वो एंथ्रिस पर फायर अटैक करने वाला होता है। और तुम लोग यहाँ पर खुद ही स्क्रीन में देख सकते हो कि कैसे वो 3 ड्रैगन एंथ्रिस पर हमला कर रहे हैं, लेकिन उन तीनों के अटैक से भी एंथ्रिस को ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा होता है, जो देखकर जिन्वू भी ये समझ जाता है कि जो उसके नॉर्मल मेथड है वो एंथ्रिस के सामने काम नहीं करने वाले। और अब जिन्वू यहाँ पर अपने मन में सोचने लगता है कि उसे कुछ ताकतवर चीज चाहिए। वो चीज इतनी ताकतवर होनी चाहिए कि वो ड्रैगन किंग के आर्मर को तोड़ सके। एंड अब जो शैडोज होती है ना, वो जिन्वू को चारों तरफ से घेर लेती हैं। और फिर हम लोग देखते हैं एंथ्रिस को, जिसने कि जिन्वू के सभी ड्रैगन्स को वाइप आउट कर दिया है। और वो जिन्वू से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम इतने घटिया सोल्जर से मुझे रोक सकते हो। लेकिन जब वो जिन्वू के आसपास गैदर हो रही डार्कनेस को देखता है ना, तो उसकी भी फट के चार हो जाती है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि क्या तुम तब से इस चीज का प्लान बना रहे थे। और अभी जो जिन्वू होता है ना, वो अपनी बॉडी को डार्कनेस से घेर लिया होता है। और हम लोग देखते हैं कि ये जो जिन्वू का आर्मर होता है ना, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और एंथ्रिस के आर्मर से काफी ज्यादा बड़ा होता है। और अभी जो जिन्वू की डार्कनेस होती है वो काफी ज्यादा मैसिव अमाउंट में होती है। और अभी जिन्वू को ऐसा लग रहा होता है कि इसके कंपेयर में जो भी चीजें हैं इस प्लेनेट के अंदर जो भी एग्जिस्ट करती हैं, इंक्लूडिंग वो खुद, सब लोग छोटे लगेंगे। और अब लोग तुम लोग खुद ही देख सकते हो कि जो जिन्वू के कंपेयर में ड्रैगन किंग एंथ्रिस है वो कितना ज्यादा पिद्दी लग रहा होता है। और ये देखकर एंथ्रिस काफी ज्यादा डर जाता है और वो अपने मन में सोचने लगता है, क्या ये स्पिरिचुअल बॉडी मैनिफेस्टेशन है? ये नहीं हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल है। जो शैडो मोनार्क थे वो वन ऑफ द फ्रेगमेंट ऑफ द ब्रिलियंट लाइट थे, जिसका मतलब उनके पास कोई भी हिडन फॉर्म नहीं थी। एंड ये सब चीज देखने के बाद ना, एंथ्रिस जो होता है वो एक ही कंक्लूजन में आता है कि जिन्वू ने इस प्लेनेट के अंदर पावर ऑफ डार्कनेस को समन कर दिया है। और अब तुम लोग जिन्वू के फाइनल फॉर्म को देख सकते हो, जो कि काफी ज्यादा बैडस लग रहा है। और इस चीज को देखकर एंथ्रिस उससे बोलता है, सो मैं समझ गया कि तुम काफी बार जिंदगी और मौत के करीब जा रखे हो और अपनी पावर को खुद जनरेट कर रहे हो। और अपने मन में सोचता है, ऑल दिस टाइम इवन बिफोर ही इज गिविंग न्यू पावर। और इसके बाद जो एंथ्रिस होता है वो उस पर अपने अटैक को रिलीज करता है, लेकिन इस बार जिन्वू काफी शांत होता है
और वो अपने शैडो पावर का यूज करता है। एंड जब दोनों के अटैक्स आपस में क्लैश होते हैं ना, तो दोनों के फायर अटैक नलीफाई हो जाते हैं। तभी जिनवो और एंथ्रेस एक दूसरे को काफी बड़ी सीरियस वे में देखते हैं और इस पॉइंट में वो दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और दोनों तेजी से एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं। इसके बाद एंथ्रिस अपने भयानक पंजों से जिन्वो पर हमला कर देता है, लेकिन इस बार जिन्वो उसके हमले को रोक देता है और उसके मुंह पर एक काफी तगड़ा पंच मार देता है। फिर एंथ्रिस जिन्वो को अपने मुंह से पकड़कर उसे आसमान में उड़ा देता है और उसे ऊपर ले जाने लगता है और उसे कहीं दूर जमीन पर पटक देता है। और जिस जगह पर जिन्वो गिरा था ना, उस जगह पर उसका महल होता है और उसका जो महल होता है वो अभी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। और फिर जिन्वो देखता है कि सामने से जो एंथ्रिस है वो उस पर फायर रेस से हमला कर रहा होता है, लेकिन इस अटैक को जिन्वो समहाउ डॉज कर देता है। बट उसका थोड़ा सा हाथ जल जाता है, पर हाथ जलने के बावजूद भी जिन्वो हार नहीं मान रहा होता और वो एंथ्रिस की तरफ काफी तेजी से आगे बढ़ रहा होता है। और जैसे ही एंथ्रिस फिर से वही वाला अटैक जिन्वो पर वापस करने की कोशिश करता है, तो जिन्वो उसके अटैक को अपने शॉट से रोक देता है और जिन्वो उसके फायर अटैक को काट कर रख देता है। और जब देखकर ऐसा लग रहा होता है ना कि जिन्वो के पास ओपनिंग है, तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो एंथ्रिस होता है ना वो अपनी पूंछ से जिन्वो पर हमला करता है, जिससे कि जिन्वो एंथ्रिस से थोड़ा दूर चला जाता है। और इसके बाद एंथ्रिस आसमान में उड़ जाता है और आसमान से ही काफी सारे मल्टीपल फायर बॉल्स को क्रिएट करता है और वो एक साथ जिन्वो पर हमला कर देता है। और जब देखकर ऐसा लग रहा होता है कि जिन्वो इस फाइट में स्ट्रगल कर रहा है, तभी एंथ्रिस कुछ ऐसा देख लेता है जिससे कि उसकी आंखें फटे की फटी रह जाती हैं। वो देखता है कि स्पीयर जो कि उसकी तरफ काफी तेजी से आ रही होती है और एंथ्रिस के कुछ करने से पहले ही ना ये जो अटैक होता है वो उसके पंखों पर लग जाता है। और अब जिन्वो ऐसे ही मल्टीपल शैडो स्पीयर्स को क्रिएट करता है और वो एंथ्रिस की तरफ रिलीज कर देता है। लेकिन यहाँ पर एंथ्रिस भी कम नहीं था, वो इन स्पीयर के जवाब में अपने फायर अटैक कर देता है और अब इन दोनों के ही हमले आपस में कलेश कर जाते हैं। और अब इस पॉइंट में कोई भी ये नहीं बता सकता कि कौन किसको डोमिनेट कर रहा है, लेकिन ये बात तो कंफर्म है कि इस अटैक से काफी बड़ा एक्सप्लोजन होता है और एक्सप्लोजन हट जाने के बाद तुम लोग खुद जिन्वो का हाल देख सकते हो। और फिर बंदा फिर से अपने ओरिजिनल फॉर्म में दोबारा वापस आ जाता है और फिर सामने से आवाज आती है। इस फॉर्म को मेंटेन करने के लिए काफी ज्यादा पावर ड्रेन होती है ना, और ये जो आवाज है वो कहीं और से नहीं बल्कि एंथ्रिस बोल रहा होता है। और अभी जो एंथ्रिस होता है ना, वो भी अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है और फिर उससे पूछता है, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, हैव यू नो इंटेंशन ऑफ जॉइनिंग हेड्स विथ मी। लेकिन अब जो जिन्वो होता है वो फिर से अपने शैडो पावर का यूज करता है, लेकिन ये जो पावर होती है ना वो पहले की तरह नहीं होती है। ये देखने में काफी ज्यादा बैडस लग रहा होता है और वो उससे कहता है कि मैं कभी भी किसी मॉन्स्टर के साथ हाथ नहीं मिलाने वाला हूँ। फिर एंथ्रिस अपने शॉट को निकालता है और दोनों एक दूसरे को काफी सीरियस वे में देखते हैं और फिर ये दोनों एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ते हैं और इन दोनों की वेपन फिर से एक दूसरे से क्लैश होती है। और लड़ाई करते वक्त ना एंथ्रिस जिन्वो से कह रहा होता है कि अब तुम्हारे पास कोई भी नहीं बचा प्रोटेक्ट करने के लिए। इवन नाउ जो हमारी ब्लेड्स है वो भी एक दूसरे के साथ क्लैश कर रही है और जो मोनार्क ऑफ ट्रांसफिगरेशन है और जो ड्रैगन आर्मी है उन्होंने सभी चीज को डिस्ट्रॉय कर दिया होगा। और तुम में भी किंग ऑफ डेथ हो सकते हो, लेकिन तुम केवल एक ह्यूमन हो जो कि मर सकता है। और क्या तुम्हारी इच्छा उस आग में जलकर राख होने की है जो कि डेथ तक को मार सकती है। और अब एंथ्रिस चिल्लाते हुए काफी भयानक तरीके से उसे बोलता है, जिन सभी को तुम प्रोटेक्ट करना चाहते हो वो अब नहीं रहेंगे। और इन्हीं सब बातों में लड़ते लड़ते जिन्वो का जो डैगर होता है वो उसकी हाथों से छूट जाता है और अभी जिन्वो के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। और जो एंथ्रिस होता है वो सामने से जिन्वो को स्टेप कर देता है और बोलता है, श्योरली यू मस्ट हायर काउंटलेस क्राइसिस रिंग फ्रेम एवरी कॉर्नर ऑफ द ग्लोबल, दिस इज वॉर। और अभी जो जिन्वो होता है वो अपने आप को किसी तरीके से संभाल रहा होता है और जो एंथ्रिस होता है वो जिन्वो की तरफ अपने स्वॉर्ड को पॉइंट कर देता है और बोलता है, तुम्हें अपने डिसीजन पर रिग्रेट होने वाला है। लेकिन जिन्वो उसे उल्टा जवाब देता है कि जिसे रिग्रेट होने वाला है वो मैं नहीं बल्कि तुम हो। और फिर हम लोग देखते हैं जिन्वो के डैगर को जो कि एंथ्रिस के पीछे होता है, लेकिन जैसे ही वो डैगर एंथ्रिस पर लगता है ना तो उसे कुछ होता ही नहीं, क्योंकि उसने अपनी शील्ड एक्टिवेट कर ली होती है। और फिर एंथ्रिस बड़ी चौड़ में जिन्वो को बोलता है, क्या तुम्हें रियली में लगा कि तुम उस डैगर से जो कि ड्रैगन के फैंग से बना है उससे मुझे स्टेप कर दोगे ड्रैगन किंग को? क्या ये फनी नहीं है? दिस इज अ बैटल बिटवीन अ फ्लेम बॉर्न फ्रॉम द डार्कनेस ऑफ द लाइट। और आखिर में एंथ्रिस जिन्वो से कहता है कि देखकर ऐसा लग रहा है कि ये जो फाइट है वो अपनी अंतिम चरण पर है। और फिर जिन्वो जवाब देता है कि हाँ तुमने सही बोला, मैं भी संत को देख सकता हूँ। एंड अब आखिरी बार जिन्वो ड्रैगन किंग की तरफ आगे बढ़ता है
और ड्रैगन किंग भी उसे मारने के लिए रेडी हो जाता है और वो बोलता है अब मेरे को आर्मी ऑफ डिस्ट्रक्शन की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं उनका मोरल तुम्हारे सिर काटने के बाद दूंगा। आखिर में ना वो जाते हुए बस यही बोलता है कि क्या तुम नहीं जानते कि जो सूरज है वो शैडो को और गहरा कर देता है। और ये चीज जो जिन्वो ने बोली ना वो मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आता और ना ही ड्रैगन किंग को समझ आया होगा। और इसके बाद हमें काफी सारे शैडोज दिखाए जाते हैं और अब देखते हैं कि जिन्वो ने एंथ्रिस को पकड़ लिया होता है और जिन्वो के अटैक करने से पहले हमें काफी सारी छवियां दिखाई जाती है, जैसे कि जिन्वो के फादर की पिक्चर, एशबॉर्न की पिक्चर और आखिर में जिन्वो एंथ्रिस को काट कर रख देता है। और इसी के साथ फाइनली बैटल खत्म हो जाती है और जिन्वो ने एंथ्रिस को खत्म कर दिया है और ये बैटल यहीं पर खत्म हो जाती है। और हम लोग देखते हैं कि जिस डैगर से जिन्वो ने ड्रैगन किंग को मारा होता है ना वो और किसी की नहीं बल्कि उसके फादर की होती है। पहले एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि जो एंथ्रिस होता है वो 2 टुकड़ों में कटा हुआ होता है और वो यहाँ पर जिन्वो से कहता है कि तुमने मुझे पकड़ लिया, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये इम्पॉसिबल है क्योंकि जब मैं यहाँ आया था तो यहाँ पर मैंने किसी भी टाइप का गेट सेंस नहीं किया था और 2 रियल्म को जोड़ने के लिए काफी ज्यादा माना की जरूरत होती है। तो कैसे जो रूलर्स आर्मी है वो यहाँ पर आ गई। इवन अभी उसके दिमाग में काफी ज्यादा सवाल चल रहे होते हैं और उन्हीं में से एक सवाल ये भी होता है कि आखिरकार जिन्वो ने रूलर से कांटेक्ट कैसे किया, जिस पर कि जिन्वो जवाब देता है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही रास्ता था जो कि था रूलर की वेसल को यूज करके रूलर से कांटेक्ट करना। और फिर जो एंथ्रिस होता है वो आसमान की तरफ देखता है और जिन्वो को बोलता है अच्छा तो तुमने वो रूलर्स की वेसल को यूज करके उनसे कांटेक्ट करा। और अभी तक एंथ्रिस ये समझ चुका था कि जिन्वो ने पहले ही इस वॉर में जीतने के लिए अपना रास्ता बना लिया था, अगर वो हार भी जाता फिर भी उसकी जीत निश्चित ही थी। इसके बाद जिन्वो जो होता है वो उससे सवाल पूछता है कि अच्छा तो वो तुम थे जिसने कि मोनार्च ऑफ व्हाइट फ्लेम को सीक्रेटली ऑर्डर दिया था कि वो मोनार्च ऑफ शैडो पर अटैक करे। जो सुनकर एंथ्रिस चौंक जाता है और पूछता है कि क्या तुम्हें ये बात मोनार्च ऑफ व्हाइट फ्लेम ने बताई थी। और फिर हमें उसी पास्ट वाले सीन पर दिखाया जाता है जहाँ पर एशबॉर्न ने बिलियन को पकड़ लिया होता है और जिन्वो से जवाब देता है कि मुझे ये बात एशबॉर्न ने बताई और वो मुझसे ये चाहता था कि मैं उसका रिगार्ड तुम्हें बताऊं। जो सुनकर एंथ्रिस जिन्वो पर हमला करने के लिए आता है लेकिन वो अचानक से वहीं रुक जाता है क्योंकि जो सभी रूलर्स थे ना उन्होंने चारों तरफ से उसे स्टेप कर दिया होता है और अभी जो एंथ्रिस है ना वो अपने आखिरी पलों में अभी ग्रेटेस्ट फ्रेगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट को देख रहा होता है। और फिर वो जिन्वो से कहता है कि ये जो दुनिया है वो हमेशा से रेडिएंट लाइट और डार्क शैडो से घिरा हुआ है और शायद मुझे शुरुआत से ही कभी चांस नहीं मिला। I will be waiting in the true world in eternal slumber, not a fake one you created। और फिर हमारी फिर से वहीं पर मुलाकात होगी और फिर उसे जिन्वो बोलता है डोंट वरी, मैं ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा। और फिर एंथ्रिस जो होता है वो डिसअपेयर हो जाता है और अब रूलर भी जिन्वो के पास आते हैं और इसे बोलते हैं कि आपने इस वॉर को खत्म कर दिया है और हम जानते नहीं कि हम लोग आपको कैसे शुक्रिया बोलें। जिस पर कि जिन्वो कहता है कि मेरी आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है। जिस पर कि रूलर पूछता है कि क्या रिक्वेस्ट और जिन्वो भी लाइक ये कुछ ऐसी चीज है जिसे सिर्फ आप ही कर सकते हो। और फिर वो रूलर भी कह देता है कि ठीक है मैं वो सब कुछ करूंगा जो मेरी पावर के अंदर होगा। और फिर जिन्वो बोल देता है कि क्या आप एक और बार कप ऑफ रिनकार्नेशन का यूज कर सकते हो। और फिर रूलर पूछते हैं कि क्या तुम टाइम को फिर से पीछे ले जाना चाहते हो, जिस पर कि जिन्वो जवाब देता है कि हाँ। एंड वो रूलर अपने जिन्वो को बता देता है कि अगर वो ऐसा करता है तो हायर बिंग्स जो है वो भी रिवाइव हो जाएंगे और जो उनकी कॉन्शियसनेस है वो भी उनके साथ रहेगी। और क्या वो ये सब जानने के बाद भी ये कदम उठाना चाहता है, जिस पर जिन्वो जवाब देता है कि हाँ मैं उन सभी मोनार्क आर्मी को डायमेंशनल रिफ्ट में संभाल लूंगा, लेकिन प्लीज टाइम के पीछे हो जाने के बाद आप प्लीज किसी को इधर मत भेजिएगा। और फिर रूलर जिन्वो से पूछते हैं कि वो इस पूरी वॉर को अपने कंधे पर क्यों ले रहा है, वो इतना आगे क्यों जा रहा है, क्योंकि उन्होंने कई बार कप ऑफ रिनकार्नेशन का यूज किया है लेकिन उसे कभी भी ऐसे रिजल्ट्स नहीं मिले हैं। जिस पर कि जिन्वो अपना जवाब देता है बिकॉज टू मैनी लाइफ वर लास्ट इन दिस बैटल I want to break them back। और रूलर कप ऑफ रिनकार्नेशन का यूज करने से पहले जिन्वो को ये भी बताते हैं कि जो कप ऑफ रिनकार्नेशन है वो जल्दी एक्सपायर होने वाला है और अगर इस बार वो फेल हो गए तो वो टाइम को पीछे नहीं कर पाएंगे। और फिर वो जिन्वो से ये भी बोल देते हैं कि वो एक हीरो है जो लोगों के दिलों में हमेशा याद रहेगा, जिसने कि मोनार्क से इन्वेजन को रोका है, लेकिन जो वो फाइट स्टार्ट करना चाहता है उसके बाद उसे कोई भी याद नहीं रखेगा। और इतना सब कुछ जानने के बाद भी ना बंदा एक स्माइल देता है जिससे कि तुम लोग उसका जवाब समझ गए होगे। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं जिन्वो की मॉम और चाइन को और बाकी जो लोग होते हैं उन सभी को। और जिन्वो अब रूलर्स को अपना फाइनल जवाब देता है और कहता है हाँ, जिस पर कि रूलर्स जिन्वो से बोलते हैं तो तुम इस दुनिया को
खुद अपने हाथों से बचाना चाहते हो। काम शुरू होने से पहले जिन्वो रूलर से पूछता है कि उन शैडो सोल्जर्स का क्या होगा जो कि पास्ट में एग्जिस्ट ही नहीं करा करते थे। फिर वो रूलर जिन्वो को बताता है कि वो शैडर जो पास्ट में कुछ कंप्लीट हुआ था वो गायब हो जाएंगे और कुछ खुद को रिमेन नहीं कर पाएंगे। और इसके बाद फाइनली वो मोमेंट भी आ जाता है जब कप ऑफ रिइंकार्नेशन का यूज हो रहा होता है और फिर से सभी लोग पास्ट में जाने वाले होते हैं। और फिर इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं जिन्वो के घर को, जहाँ पर जिन्वो की मॉम जिना को उसे उठाने के लिए बोलती है। और जैसे ही जिना जिन्वो के रूम में जाती है और उसका नाम चिल्लाती है तो वो देखती है कि जिन्वो पहले से ही उठ रखा है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जिन्वो के घर में अब सभी लोग अपना अपना काम कर रहे होते हैं। और फिर जिन्वो अपने फादर को नोटिस करता है जो कि न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं और वो बोलता है फादर, एंड जो उसके फादर होते हैं वो बोलते हैं कहीं तुम्हारे बोलने का मतलब बैड तो नहीं। और फिर बंदा अचानक से रोने लग जाता है और सभी लोग उसे ही देख रहे होते हैं और पूछते हैं कि क्या हो गया जिन्वो, तुम रो क्यों रहे हो। जिन्वो जवाब देता है कि मुझे लगता है कि शायद मैंने कोई बुरा सपना देख लिया। और अभी बंदे को ऐसा लग रहा होता है कि ये जो नाइटमेयर है ना वो खत्म हो चुका है, बिकॉज अभी जो उसकी बहन है वो उसके साथ है, उसकी मॉम है जो अभी हेल्दी है और इवन उसके फादर भी उसके साथ है। लेकिन ये उसके पास अभी एक आखिरी मौका है जिस चीज को वो अपने हाथों से फिसलने नहीं दे सकता। दिस टाइम आई विल चेंज द फ्यूचर ऑन माई हैंड। बट इन सब चीजों के पहले हमें जिन्वो का स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहा होता है। एंड वो इस बात से भी अवेयर है कि जो मोनार्क्स है वो आसमान में गेट को प्रिपेयर कर रहे हैं अर्थ को टेक ओवर करने के लिए। एंड इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं जिन्वो की मॉम को जो कि जब घर की सफाई कर रही होती है तभी उनकी नजर पड़ती है डेस्क पर जिस पर कि कुछ रखा हुआ होता है। और फिर वो इस लेटर को देखती है जिसको कि जिन्वो ने लिखा हुआ था, देयर समथिंग नीड टू टेक केयर ऑफ, वन आई एम डन आई विल बी बैक। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं बीरो को जिसने कि एक बीस्ट का गला काट दिया होता है। दूसरी तरफ जो बिलियन होता है उसने एक ही बार में काफी सारे बीस्ट को नॉकडाउन कर रखा होता है। और फिर हमें बताया जाता है द डेज इन दिस वर्ल्ड ऑफ एंडलेस डार्कनेस आर पेनफुली डल, यूजलेस बैटल इज टेक प्लेस। इसके बाद हम लोग देखते हैं जिन्वो और युगमन के एनकाउंटर को और हमें बताया जाता है कि जिन्वो ने काफी सारे मोनार्क्स को हरा रखा होता है और थोड़ा स्ट्रगल करने के बाद ना उसने युगमन को भी हरा दिया होता है। और फिर हमें बताया जाता है कि 27 साल बीत चुके हैं जब वो डायमेंशनल रिफ्ट में आया था और अभी जो जिन्वो होता है वो किसी ऊंची जगह पर बैठा हुआ होता है और अभी जो उसका लास्ट टारगेट होता है वो N3C होता है। और हाँ, तो मैं एक चीज बता दूं कि इस दुनिया को जो 27 साल है ना वो अर्थ पल केवल 2 साल के बराबर है। और फिर वो अपनी फैमिली के बारे में सोच रहा होता है कि आखिरकार उसकी फैमिली क्या कर रही होगी। और 2 साल बाद जब वो अपनी फैमिली से यूनाइट होगा तो जिन्हा काफी बड़ी हो चुकी होगी। ऐसे ही सवाल जिन्हों के मन में चल रहे होते हैं तभी वहाँ पर बिलियन आता है और बोलता है मेरे किंग, इधर हमारा काम खत्म हो चुका है, यहाँ पर हमारे काफी सारे जो एनिमीज थे वो मारे जा चुके हैं। जिस पर कि जिन्हो कहता है कि बढ़िया, हम लोग यहाँ पर एक और सेकंड भी वेस्ट नहीं कर सकते। और इसके बाद वो अपनी जगह से खड़ा होता है और कहता है अराइज, जिससे कि जिन भी लोगों को उन्होंने मारा हुआ होता है ना वो सभी लोगों के शैडोज को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। और इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं उस जगह को जहाँ पर ड्रैगन किंग रहता है और उसका जो साथी होता है ना वो उन्हें बता रहा होता है कि वो लोग कितने बड़े डिसएडवांटेज में है और वो उसे यहाँ से भागने का सजेशन देता है, मतलब ड्रैगन किंग को। लेकिन अब एंथ्रिस उससे कहता है कि मैं अब भागते भागते थक चुका हूँ, लेकिन अब मैं यहीं पर रहूंगा और शैडो मोनार्च का सामना करूंगा। और इसके बाद वो बोलता है मैं तुमसे इम्प्रेस हुआ शैडो मोनार्च, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम कप ऑफ रिइंकार्नेशन का यूज करके हम दोनों को फिर से आमने सामने ले आओगे। और मुझे फिर से ऐसा लग रहा है कि हम दोनों एक बार फिर से इटर्नल स्लम्बर में मिलेंगे। बट अभी हम दोनों ही जिंदा हैं, लेकिन अब हम दोनों में से केवल कोई एक ही हमेशा के लिए सोने वाला है। और अभी जो बंदा होता है वो खुद को शैडो मोनार्च के सामने इंट्रोड्यूस कर रहा होता है और शैडो मोनार्च से उसका नाम पूछता है। और फिर अपना जो जिन्वो होता है वो उसे जवाब देता है कि संग जिन्वो, और क्या तुम्हारे कोई और वर्ड्स हैं? जिस पर कि एंथ्रिस कहता है कि नहीं। एंड देन इसके बाद जिन्वो एंथ्रिस की तरफ काफी तेजी से आगे बढ़ रहा होता है और फिर एंथ्रिस भी जिन्वो की तरफ काफी तेजी से आगे बढ़ता है और फिर दोनों के ब्लेड आपस में क्लैश होते हैं और फिर ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर सीन चेंज होता है, हमें बताया जाता है कि जो रियल वर्ल्ड है वहाँ पर 2 साल बीत चुके हैं और जो अमेरिका है वहाँ पर कुछ ऐसे भविष्यवाणी देखने वाले लोग हैं जिनकी बातें सुनकर पूरा अमेरिका हिल चुका है। वो बात होती है कि जल्दी एक भगवान इस दुनिया में आने वाला है और एक कयामत लाने वाला है। और वैसे तो ये जो प्रोफेसीज होते हैं उन पर ज्यादा अटेंशन नहीं दिया जाता, लेकिन ये जो बात होती है ना वो मिस सेलर ने कही होती है और फिर हमें उनकी अचीवमेंट को दिखाया जाता है कि उन्होंने जितनी भी भविष्यवाणी की है वो 100% एक्यूरेट लिख ली है। और इसके अगले ही दिन कोरिया के आसमान में एक बड़ा सा ब्लैक होल क्रिएट हो जाता है
जिससे कि जो मिस सेलर की प्रोफेसीज होती है वो न्यूज़पेपर के हेडलाइंस पर आ जाती है। और अभी सभी लोग उस ब्लैक होल को देखकर काफी ज्यादा नर्वस होते हैं, बिकॉज वो जो ब्लैक होल होता है ना वो ब्रेक हो चुका होता है, लेकिन उसके अंदर से कुछ भी बाहर नहीं निकलता। और अगर तुम लोग भी ऐसा सोच रहे हो तो तुम लोग बिल्कुल गलत हो, क्योंकि उस गेट से निकलता है अपना जिन्मू, जो कि किसी की भी नजर में आए बिना वहां से निकल जाता है एंड वो कहीं पर जा रहा होता है। एंड तभी उसके सामने एक बंदा आ जाता है जो कि जिन्वू के लिए एक बुके लाया होता है। और ये जो बंदा होता है ना वो कोई और नहीं बल्कि अपना जिनचुल होता है, जो कि जिन्वू को ग्रीड भी करता है। और अब जो जिन्वू होता है वो उससे बुके ले लेता है और कहता है एटलीस्ट किसी एक बंदे ने तो मुझे वेलकम किया। एंड फिर जिनचुल जिन्वू से कहता है हमने रियली में ऐसा नहीं सोचा था कि आप वापस आ पाओगे इन सब चीजों को अकेले संभालने के बाद, बट राइट नाउ मैं देख सकता हूँ कि आपके जो स्टेप है वो 10,000 सोल्जर के वेट को कैरी कर रहे हैं। एंड अब जिन्वू उससे बोलता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम मुझे केवल फ्लावर देने आए होगे, रूलर्स को मुझसे क्या काम है मेरे को बताओ। और फिर वो बंदा जिन्वू से बोलने लगता है कि रूलर्स का आपके लिए एक मैसेज है। और इसके बाद जिन्वू के दिमाग में एक फ्लैश भी आती है जहाँ पर कि वो जाना चाहता है। एंड फिर सीन कट ऑफ होता है एंड हम लोग देखते हैं जिन्वू को, जहाँ पर जिन्वू गया होता है ना वो एक आइसक्रीम की शॉप होती है। और फिर वहाँ पर मुद्दे की बात शुरू होती है, जहाँ पर जिनचुल उसे बताता है कि जो रूलर्स है उन्होंने आपको शुक्रिया कहा है। तो जिन्वू कहता है कि फॉर्मेलिटी को छोड़ो और बताओ कि प्रॉब्लम क्या है। और फिर बंदा जिन्वू को बताता है कि जो रूलर्स हैं उन्हें आपके पावर को लेकर चिंता है, जो कि इस दुनिया के डायरेक्शन को इन्फ्लुएंस करेगी। जैसा कि आप जानते हो कि आपने जो पावर पोजेस कर रखी है वो कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए दुनिया रेडी हो। और फिर जिन्वू बोलता है तो क्या। और फिर वो बंदा जिन्वू को बताता है कि इस दुनिया में किसी के पास भी माना नहीं है और ये दुनिया काफी कमजोर है उसके लिए, एंड इसलिए वो उसे दूसरी दुनिया में ट्रांसफर करने का सजेशन देता है जो दुनिया उसकी पावर को हैंडल कर पाए। जिसके बाद एक काफी ऑब्वियस चीज होती है, जो जिन्वू होता है वो उस बंदे को काफी गुस्से भरी नजरों से देखता है और कहता है मेरा तुम्हारे लिए अब कोई यूज नहीं है, इसलिए तुम मुझे अपने रास्ते से हटाए हो जस्ट बिकॉज जो पावर मैंने पोजेस कर रखी है जिससे कि तुम्हें डर है। जिसके बाद ये जो बंदा होता है वो काफी ज्यादा डर जाता है और डरते डरते जिन्वू से कहता है अरे मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। और फिर वो उसे मिस सेलर की फोटो को दिखाता है और उनकी भविष्यवाणी बताता है, जब उन्होंने कहा था कि जो गॉड है वो जल्द ही इस दुनिया में आने वाला है और एक बहुत बड़ी तबाही लाने वाला है। तो फिर जिन्वू बोलता है यू आर सेइंग माय एग्जिस्टेंस कैन ब्रिंग आउट दिस चेंजेस, जिस पर वो बंदा बोलता है यस मोनार्च। एंड अब जिन्वू उससे बोलता है क्या हम किसी और समय मिले, एंड फिर वो वहां से चला जाता है। और फिर वो बंदा अपने आसपास की चीजों को नोटिस करता है और अपने मन में सोचता है कि ये जो चीजें जो दुनिया के अंदर एग्जिस्ट करती हैं उन सभी का एक पर्पस है। एंड वो जो एक शैडो मोनार्च बना और उसने इस दुनिया के पुराने फेनोमिना और मोनार्च को अपनी ताकत से रोका और अपने मिशन को कंप्लीट किया। और अब उसने अपने पर्पस को कंप्लीट कर चुका है। और अभी जिन्वू को ऐसा लग रहा होता है कि इस दुनिया को जिन्वू की जरूरत है भी या नहीं। और तभी उसके सामने से कोई गुजरता है और इस चीज को जिन्वू सेंस कर लेता है। एंड जो इंसान उसके सामने से गुजरा होता है ना वो उसका पीछा करता है। एंड हम लोग देखते हैं वो जो बंदी होती है वो कोई और नहीं बल्कि चाइन होती है, जो कि अपनी यंग एज में होती है। एंड अभी जिन्वू को अपने सवालों का जवाब मिल गया है कि उसे इस दुनिया में रहना चाहिए या फिर नहीं। एंड वो जवाब होता है कि उसे ये दुनिया पसंद है बिकॉज जिन लोगों से वो प्यार करता है वो इसी दुनिया में रहते हैं और इसीलिए ये उसके लिए एक इनफ रीजन है इस दुनिया में रहने के लिए। एंड इसके बाद हमें काफी अलग अलग एंटर्स को दिखाया जाता है, जस्ट लाइक मिस्टर संग, पार्क, हंग ब्रदर्स, मिस्टर जोंग एंड काफी सारे अलग लोग दिखाए जाते हैं। और फिर हम लोग आगे चल के देखते हैं कि जिन्वू पीछा करते करते चाहिन के सामने खड़ा हो जाता है और फिर चाहिन पीछे पलटती है और उसे देख लेती है और फिर वो दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। और ये जो मूवमेंट होता है वो देखने में काफी ज्यादा प्यारा लग रहा होता है। पहले एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को पुलिस स्टेशन को दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग मिलते हैं मिस्टर जिनचुल से। एंड आगे हम लोगों को पता चलता है कि मिस्टर जिनचुल यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर हैं, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी हंटर वगैरह नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी गेट ब्रेक वेक नहीं हुआ था, तो ये पहले एक पुलिस ऑफिसर ही थे। और फिर हम लोग देखते हैं जिनचुल कुछ सोचने लगता है और बोलता है मुझे लगता है कि मैं अपनी कुछ मेमोरीज भूल चुका हूँ जिसको मैं याद करना चाहता हूँ पर मैं उन्हें याद नहीं कर पाता हूँ। आगे वो बोलता है फर्क नहीं पड़ता मैं कितना भी सोच लूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं आता और इसके बारे में मैं जितना ज्यादा सोचता हूँ मुझे उतना ही ज्यादा अजीब फील होता है। और फिर वो ये सब सोचकर परेशान हो ही रहा होता है, तभी उसके बगल में एक बंदा आता है और कहता है सर इतना मत सोचिए, चाय पीजिए। आगे मिस्टर वो पुलिस स्टेशन जाता है और वो देखता है कि यहाँ पर कुछ बंदे हैं जो कि जानबूझकर कुछ को सरेंडर कर दिया है, जिन्हें देखकर वो बोलने लगता है कि ये लोग कौन है। और हम लोग देखते हैं वो तीनों बंदे जिन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया होता है और वो लोग बोलने लगते हैं एक बड़ा शैडो मॉन्स्टर बाहर आया
वो जमीन से बाहर आया और हमसे बात करना स्टार्ट कर दिया। और इस टाइम पे वो जो तीनों होते हैं ना वो काफी ज्यादा पैनिक हो रखे होते हैं। वो लोग यहाँ पर काफी ज्यादा डर रहे होते हैं। और फिर उनमें से एक बंदा कांपते हुए कहता है कि उस शैडो ने मुझसे कहा था कि अगर मैंने 24 घंटे के अंदर खुद को सरेंडर नहीं किया तो मुझे जिंदा रहने पर पछतावा होगा। और फिर वो बंदा बोलता है कि मैं एडमिट करता हूँ कि मैंने क्राइम किया है, प्लीज मुझे जल्दी से जेल के अंदर डाल दो। एंड फिर जिनचुल उनसे बोलता है तो तुम ये बोल रहे हो कि तुम सभी ने उस शैडो मॉन्स्टर को देखा है। एंड जिनचुल सोचने लगता है कि मैं इनकी रिपोर्ट ऊपर कैसे करूं। और फिर तभी वहाँ पर एक बंदा आता है जो कि जिनचुल को मीटिंग रूम पर जाने के लिए कहता है। और फिर हम लोग देखते हैं जो जिनचुल होता है वो मीटिंग रूम पर पहुंच चुका होता है और वो चौंकते हुए कहता है कि क्या आप उन लोगों को रिहा करना चाहते हैं जिन्होंने अभी सरेंडर किया है। और वो दूसरा ऑफिसर कहता है हम लोग उन्हें रिहा नहीं कर रहे, हम लोग बस ये देखना चाहते हैं कि अगर वो लोग 24 घंटे के लिए बाहर रहे तो उनके साथ क्या होगा। और फिर वो ऑफिसर कहता है कि वो सभी नशे में है और वो बकवास कर रहे हैं और जिन भी मॉन्स्टर को उन्होंने देखा वो किसी ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, बट उन सभी के ड्रग टेस्ट किए गए हैं और इनको जो रिजल्ट्स थे वो नेगेटिव थे, जबकि मैंने खुद जाकर उन सभी के रिजल्ट्स पर्सनली चेक किया है। तुम्हें क्या लगता है ये कोई सेंस बनाता है कि ये सभी लोग आपस में कनेक्टेड नहीं है? तुमने देखा है कि इन सभी लोगों ने एक ही साथ एक ही समय पर सरेंडर किया है और जो हायर अप्स है उन्होंने कहा था इस रीजन को देखने के लिए। एंड अभी तक हम लोगों को इसका कोई भी सुराग नहीं मिला है। एंड हम लोग अभी कर ही कह सकते हैं, हमें ये करना होगा ताकि हम लोगों को कुछ सुराग मिल जाए। एंड फिर जो जिनचुल होता है वो उनसे पूछता है कि अगर उनके साथ कुछ हो जाए तो फिर क्या होगा। और फिर यहाँ पर जो ऑफिसर्स होते हैं ना वो हंसने लग जाते हैं और यहाँ पर जिनचुल को समझ नहीं आ रहा होता कि यहाँ पर चल क्या रहा है। और फिर एक ऑफिसर हंसते हुए कहता है कि डिटेक्टिव वो, क्या आप इन तरह के गोस्ट में विश्वास करते हैं? मैंने नहीं सोचा था आप इस तरह के इंसान होंगे। आप दिखने में जितने ज्यादा इमोशनल लगते हैं उससे कहीं ज्यादा इमोशनल हैं। और फिर जो जिनचुल है वो हंसने लग जाता है और जो दूसरा ऑफिसर होता है वो बोलता है कि कुछ नहीं होगा उन्हें डिटेक्टिव, हम बस उन सभी सस्पेक्ट को एक सुनसान स्टोरेज के अंदर लेकर जाएंगे एंड देखेंगे कि आखिर होता क्या है। एंड वहां पर काफी सारे डिटेक्टिव भी उन पर नजर रखे होंगे ताकि वो लोग वहां से भाग ना पाए। एंड मान लीजिए कि अगर रियली में 24 घंटे के अंदर एक मॉन्स्टर अपेयर हो जाता है तो हमें थैंक्सफुल नहीं होना चाहिए। एंड इसके बाद हम लोग एक वेयर हाउस को देखते हैं जहां पर उन तीनों कैदियों को ले जाया गया होता है और फिर उनमें से एक कैदी काफी ज्यादा पैनिक करते हुए और रोते हुए कहता है मुझे यहाँ पर नहीं होना चाहिए, मैं मारा जाऊंगा। और फिर उसके पास एक ऑफिसर आता है और उससे कहता है कि हम लोग बस कुछ इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं। तो फिर जो कैदी होता है वो बोलता है कि मैं सचमुच में मारा जाऊंगा। फिर वो ऑफिसर बोलता है कि तुम्हें क्यों मरना होगा, हम तुम्हारे साथ हैं और हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। और फिर वो ऑफिसर दूसरे ऑफिसर से पूछता है कि 24 घंटे होने में कितना समय बाकी है। और फिर वो दूसरा वाला ऑफिसर अपने वॉच को देखता है और बताता है कि अभी भी 10 मिनट बाकी है। इसके बाद हम लोग देखते हैं जिनचुल जो होता है वो बोल रहा होता है ऐसा लग रहा है कि जो हमारे आसपास का एयर है वो डिफरेंट लग रहा है पहले की तुलना में। और फिर अभी हम लोग देखते हैं कि उधर टाइम अप हो चुका होता है एंड उधर कुछ हैपेंड होता ही नहीं, लेकिन वो जो गुंडा होता है ना वो काफी ज्यादा डरा हुआ दिखाई दे रहा होता है क्योंकि अभी उधर कुछ हुआ ही नहीं होता। एंड फिर वो ऑफिसर उसके पास आता है और बोलता है तूने ड्रग्स वगैरह ले रखा है ना, जल्दी से मुझे बता कि आखिरकार माजरा क्या है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जो जिनचुल होता है वो अचानक से कुछ सेंस करता है और फिर चिल्लाते हुए कहता है कि सो यूर सेल्फ। और फिर हम लोग देखते हैं कि कुछ शैडो जो कि होते हैं वो जमीन से निकलते हैं और उन गुंडों पर अटैक कर देते हैं। एंड हम लोग देखते हैं कि वो जो गुंडे होते हैं उनका गेम ओवर हो चुका होता है और वहां पर जो ऑफिसर्स होते हैं ना वो वहीं पर बेहोश पड़े होते हैं। एंड हम लोग देखते हैं कि जो 3 हेड सोल्जर्स होते हैं उनके मुंह पूरे ब्लड से भीगे हुए होते हैं और वो जिनचुल को देखकर एक स्माइल देते हैं और इस चीज को मिस्टर वो भी नोटिस कर लेते हैं। एंड जो शैडो सोल्जर्स होते हैं ना वो उसे बिना हार्म पहुंचाए वहां से निकल जाते हैं। लेकिन मिस्टर जिनचुल ये नोटिस करते हैं कि जो एंट होते हैं ना वो उन्हें देखकर खुश हो रहे होते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं जिन ऑफिसर्स को उन गुंडों का पता लगाने के लिए भेजा गया था ना वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं और इसलिए उसका जो हायर एप ऑफिसर होता है ना वो उन्हें डांट रहा होता है। एंड वो ऑफिसर पूछता है आपने एम्बुलेंस को कॉल किया था, सही आपको कुछ याद भी है? लेकिन जो मिस्टर वो होते हैं वो उस ऑफिसर से झूठ बोल देते हैं कि उन्हें कुछ भी याद नहीं है। और फिर वो ऑफिसर बोलने लगता है कि ये जो रिपोर्ट है वो अभी हायर ऑफिसर के पास नहीं पहुंची है और मैं चाहता हूं कि तुम सभी इस केस के लिए अपने मुंह को बंद रखो। एंड हम लोग देखते हैं मिस्टर वू को जो कि किसी चीज के ऊपर रिसर्च कर रहे होते हैं और फिर उस जगह मिस्टर वू का एक साथी आ जाता है जो कि उनसे पूछता है कि क्या वो अकेले ही इस इंसिडेंट के बारे में रिपोर्ट कर रहा है, जिस पर कि मिस्टर वू जवाब देते हैं कि मैं बस ये अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए कर रहा हूँ। और यहाँ पर वो बेसिकली उन शैडोज के बारे में
रिसर्च कर रहे होते हैं और फिर मिस्टर वू का साथी उन्हें बताता है कि ये जो नंबर्स हैं वो बड़े पैमाने पर फरवरी के आखिर में और मार्च के शुरुआत पर काफी बड़े हैं। तो मिस्टर वू उससे बोलता है कि क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है, और फिर वो बंदा मिस्टर वू को बताता है कि उनकी आंटी की एक बुक शॉप की दुकान है जहाँ पर लेट फरवरी और मार्च की शुरुआत में बच्चों के स्कूल शुरू होते हैं एंड इस टाइम पे उनका जो बिजनेस है वो अच्छा नहीं चल रहा होता है। और लास्ट में वो ये भी बोलता है कि मुझे लगता नहीं कि मेरी ये इन्फॉर्मेशन तुम्हारे इस केस में कुछ हेल्प करेगी, लेकिन मिस्टर वो बोलते हैं कि नहीं, मैं इस चीज को अपने दिमाग में रखूंगा। एंड इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं स्कूल को जहाँ पर जो अपना जिन्वू होता है वो आ चुका होता है एंड हम लोग अब जिन्वू के आगे के स्कूल लाइफ को एंजॉय करने वाले हैं। और इसके बाद हम लोग देखते हैं स्कूल के प्रिंसिपल रूम को। यहाँ पर जो प्रिंसिपल होते हैं वो टीचर को रिपोर्ट कार्ड देते हुए बोलते हैं कि एक प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला बच्चा अपने स्कूल में आ रहा है, और वो जो बच्चा होता है ना वो और कोई नहीं बल्कि अपना जिन्वू होता है। जो टीचर होता है वो जिन्वू का रिपोर्ट कार्ड अपने हाथ में लेता है और बोलता है इसके दो फादर हैं वो फायर स्टेशन में काम करते हैं एंड इसकी जो मदर है वो एक नॉर्मल हाउसवाइफ है, और इसके रिजल्ट को देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि ये कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और फिर प्रिंसिपल उसे बोलता है कि इस चीज पर भी नजर डालो कि उसे स्कूल से क्यों निकाल दिया गया। और फिर वो बंदा बोलता है कि जब वो बच्चा अपने मिडिल स्कूल में था तो वो 2 साल के लिए वैनिश हो गया था। और फिर प्रिंसिपल पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम इस बच्चे को हैंडल कर सकते हो। और फिर जो टीचर होता है ना वो बड़े भयानक वे में कहता है, सर क्या आप नहीं जानते कि मेरा नाम वाइपर क्यों पड़ा? इन सभी बच्चों को मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं इन्हें सिखाता हूँ कि अनप्रॉब्लमेटिक बच्चा कैसे बनते हैं। भाई तू कितना भी बड़ा तोप चंदू, तू जिन्वू के सामने कुछ भी नहीं है। वैसे इस टीचर का जो रियल नेम है वो पार्क होता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं स्कूल के ग्राउंड को जहाँ पर सभी बच्चे गैदर हो रखे थे और वहां पर अपना जिन्वू भी आया होता है एंड जो वाइपर होता है ना वो डंडे को लेकर सभी बच्चों को डांट रहा होता है एंड तभी वाइपर की नजर पड़ती है जिन्वू पर और वो बोलता है तो ये बच्चा यहाँ पर है। और फिर वो डेविल स्माइल के साथ जिन्वू की तरफ आगे बढ़ता है उसे पनिश करने के लिए एंड वो देखता है कि जिन्वू जो होता है वो अपने एक हैंड में ग्लव्स को पहने हुए होता है जो कि ड्रेस कोड के अगेंस्ट होता है। और जैसे ही वाइपर जिन्वू पर चिल्लाना स्टार्ट करता है ना वैसे ही जिन्वू काफी ज्यादा डेविल लुक से उसकी तरफ देखता है, जो देखकर वाइपर की फटके चार हो चुकी थी भाई, क्योंकि उसने ये देख लिया था कि जो जिन्वू होते उसके चारों तरफ से ब्लैक शैडो निकल रहे थे। और फिर वाइपर वहां से निकल जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि मैंने अभी क्या देखा। एंड इसके बाद हम लोग देखते हैं जिन्वू को जिसके पास की बिलियन आता है और बोलता है माय लीग एंड पर्सन जस्ट नाउ, जिस पर कि जिन्वू बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि वो पर्सन तुम लोगों को देख सकता है। एंड आल्सो ये जिन्वू का इम्पैक्ट होता है जो कि इस दुनिया में लाया है। एंड इस चीज को समझकर जिन्वू थोड़ा सा निराश हो जाता है। एंड इसके बाद हम लोग देखते हैं क्लास का सीन जहाँ पर जिन्वू जो होता है वो आराम से अपनी किताबें पढ़ रहा होता है। तभी उसके पास एक स्टूडेंट आता है और उसे बोलता है क्या तुम ही संग जिन्वू हो राइट? और वो स्टूडेंट ये भी मेंशन करता है कि उसका जो नाम होता है वो यंगिल होता है और जिन्वू जब फर्स्ट स्टैंडर्ड में था तो ये भी उसके साथ में ही था एंड वो लास्ट ईयर ही यहाँ पर मूव हुआ था। और तभी हम लोग देखते हैं कि यंगिल के पीछे कुछ और बंदे भी होते हैं जो कि यंगिल को धक्का दे देते हैं और जिन्वू को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसके सामने दादागिरी करने लगते हैं। वो सब लोग उसे ग्लव्स के बारे में पूछ रहे होते हैं, इवन एक बंदा ना उसे ग्लव्स उतारने को भी बोलता है। जो चीज होती है ना बीरू को पसंद नहीं आती और बीरू कहता है माय किंग अगर आप चाहो तो मैं इन गधों को आपके सामने काट कर यहीं पर रख दूंगा। जो सुनकर जिन्वू बोलता है कि अबे भाई रहने दे, इतना सब कुछ तो चलता है। एंड इसके बाद हम लोग देखते हैं जो जिन्वू होता है वो अपने ग्लव्स को उतार देता है, जो देखकर जो बच्चे होते हैं वो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। और फिर हम लोग देखते हैं कि जो जिन्वू का हाथ होता है वो पूरी तरह जला हुआ होता है और ये जो जला हुआ निशान होता है ना वो एंथ्रेक्स के साथ फाइट करने में आया होता है जो कि अभी तक हील नहीं हुआ होता है। जो देखकर बंदे होते हैं ना वो डर जाते हैं और उससे बोलते हैं अरे हमने तो केवल मजाक किया था, तुम तो सीरियस हो गए। और फिर वो लोग जिन्वू को अपना ग्लव्स पहनने के लिए बोल देते हैं और जैसे वो बच्चे वहां से निकलते हैं ना तभी बीरू जो होता है वो उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। एंड हम लोग देखते हैं जिन्वू अपनी पावर का यूज करके उन सभी बच्चों को जमीन पर गिरा देता है, जिससे जो सभी क्लास के मेंबर्स होते हैं ना वो उन पर हंसने लग जाते हैं। एंड हम लोग देखते हैं कि जो जिन्वू होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये सब तो मैंने केवल हंसने के लिए किया था। और फिर जिन्वू जब वहां से जा रहा होता है तभी यंगिल उसके सामने आता है और उससे काफी सारे सवाल पूछने लग जाता है। लाइक वो पहले के मुकाबले काफी ज्यादा चेंज हो चुका है। इवन जो जिन्वू होता है वो लोगों के सामने भी नहीं डर रहा होता है। एंड वो उससे पूछता है कि क्या तुम 3 सालों से एक्सरसाइज कर रहे हो? जिस पर के जिन्वू जवाब देता है कि हाँ मैंने काफी ज्यादा एक्सरसाइज कर रखी है। और फिर यंगिल उससे पूछता है कि क्या वो एथलीट क्लब को ज्वाइन करने वाला है? तो जिन्वू बोलता है क्या एक क्लब? हाँ एक क्लब तो है जिसको मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं
स्कूल के ग्राउंड का सीन, जहाँ पर एक बंदा किसी बंदे से बोल रहा होता है कि क्या तुम ट्रैक एंड फील्ड क्लब को ज्वाइन करना चाहते हो। और इस बंदे का नाम होता है जोई तोंगवोंग और इसे हम लोग चोई कह के बुलाने वाले हैं। और जो चोई होता है वो इस क्लब का कैप्टन होता है। और फिर चोई कहता है कि क्या तुम दोनों एक साथ इस क्लब को ज्वाइन करना चाहते हो। तो फिर जिनवू कहता है कि नहीं, केवल मैं ही। एंड फिर हम लोग देखते हैं ताइवान के पीछे उसके दोस्त आते हैं, जो कि उन्हें भयानक नजरों से देखते हुए बोल रहे होते हैं, मैंने कभी नहीं देखा किसी को जो कि हमारे पास आया और बोला कि वो एक्चुअली में इस क्लब को ज्वाइन करना चाहता है। क्या ये बच्चा कोई मजाक तो नहीं कर रहा। एंड फिर जो चोई होता है वो जिनवू से पूछता है कि क्या तुम कोई स्पोर्ट टैलेंटेड हो। तो जिनवू जवाब देता है कि नहीं। एंड फिर चोई बोलता है कि क्या तुमने पहले मिडिल स्कूल में ट्रेनिंग कर रखी है भागने की, जिस पर कि जिनवू जवाब देता है कि नहीं। और फिर एक दूसरा बंदा जिनवू से बोलता है कि ये जो जगह है ये केवल स्पोर्ट टैलेंटेड बंदों को ही एक्सेप्ट करती है। और फिर तुम मुझे ये बताओ कि तुम इस क्लब में क्यों ज्वाइन होना चाहते हो जब तुमने पहले कभी भागा ही नहीं। एंड यहाँ पर जो जिनवू होता है वो जवाब देता है कि कोई है जिसे मैं कंपटीशन में मिलना चाहता हूँ, और जिसकी वो बात कर रहा है वो कोई और नहीं बल्कि चाहिन होती है। एंड जो जिनवू होता है वो इस बात को लेकर एकदम श्योर होता है कि वो इतनी कैपेबल है कि वो इस रीजन में भागेगी। और इस बात में जो ताइवांग का दोस्त होता है वो जिनवू पर भड़क जाता है और ताइवांग उसे शांत कराता है और कहता है कि चलो ठीक है, लेकिन यहाँ पर मेरी एक कंडीशन है। और फिर ताइवांग जिनवू एक बच्चा दिखाता है और उससे कहता है कि अगर तुमने इसे रेस में हरा दिया तो वो लोग उसे अपने क्लब में ज्वाइन कर लेंगे, बट अगर वो इस चीज में फेल हो गया तो उसे 1 महीने तक उनके कपड़े धोने होंगे, जिस चीज के लिए जिनवू भी एग्री कर देता है। एंड इसके बाद हम लोग देखते हैं वाइपर को जो कि स्मोक करते हुए ग्राउंड की तरफ देख रहा होता है। एंड हम लोग देखते हैं कि जो जिनवू होता है वो ग्राउंड पर दौड़ रहा होता है। एंड इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहां पर ट्रैक का कैप्टन आ जाता है और उन दोनों के बीच जिनवू को लेकर बातचीत चल रही होती है। एंड तभी जो वाइपर होता है वो कुछ ऐसा देख लेता है जिसे देखकर वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है। वो देखता है कि जो जिनवू होता है वो ट्रैक पर दौड़ रहा होता है और उसके पीछे काफी सारी जो शैडोज होती है वो भी दौड़ रही होती है। एंड इसके बाद जो वाइपर होता है वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि ये केवल एक इल्यूजन है, क्योंकि ऐसी चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती। एंड तभी हम लोग देखते हैं कि जो वाइपर होता है उसके सामने बीरू आ जाता है, जो कि उसके सामने चिल्लाने लग जाता है। और ये देखकर जो वाइपर होता है वो बेहोश हो जाता है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं बिलियन को, जो कि बीरू से कह रहा होता है कि मैंने तुम्हें ये करने के लिए मना किया था, बट यहाँ पर तो बीरू सिर्फ मजे करने के लिए वहां पर गया था। एंड वो बोलता है कि ये जो ह्यूमन है वो सच में हम लोगों को देख सकता है। और इसी के साथ अपना जो ये एपिसोड है वो यहीं पर खत्म होता है। तो अगर इस वाले एपिसोड की शुरुआत में हम लोग एक होटल का सीन देखते हैं, जहाँ पर मिस्टर वू का जो साथी होता है ना, वो मिस्टर वू से पूछता है कि जिस दिन तुम उन क्रिमिनल के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया था, उस दिन तुमने कुछ देखा था ना। और फिर मिस्टर वो बोलते हैं कि तुम किस दिन की बात कर रहे हो, मुझे कुछ नहीं पता। जिस पर कि उनका साथी कहता है कि कम ऑन, तुम जानते हो कि मैं किस दिन के बारे में बात कर रहा हूँ, उस दिन जिस दिन सस्पेक्ट ने खुद को सरेंडर करवा दिया था और उसके बाद वो लोग डिसअपेयर हो गए थे, उस दिन तुमने कुछ देखा था। और फिर उसके बाद मिस्टर वो उस हादसे के बारे में सोचते हैं जहाँ पर उन एंट मॉन्स्टर ने यानी कि बीरू ने सभी को मार दिया होता है। एंड वो बोलता है वो एंट मॉन्स्टर, मैं नहीं जानता कि उस दिन मैंने क्या देखा था, लेकिन वो देखने में एक एंट की तरह था। और फिर उसका साथी बोलता है कि तुम ये कह रहे हो कि तुमने एक बहुत ही बड़े एंट को देखा है, लेकिन तभी उसकी साइड से ना एक बंदा भी गुजर रहा होता है जो कि इसी बारे में बोलता है कि एक एंट मॉन्स्टर जिसका जो सिर है वो एंट का है और बाकी जो बॉडी है वो ह्यूमन बॉडी है। एंड इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं सीनियर को जो कि ट्रैक पर भागने की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, और दूसरी तरफ जो यंगिल होता है उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। एंड ये देखकर जिनवो अपने मन में सोचता है कि ये जो किट है वो काफी ज्यादा हार्डशिप कर रहा है मुझको फॉलो करने के लिए। लेकिन तभी जो बिलियन होता है वो जवाब देता है कि माय किंग, ये जो ह्यूमंस होते हैं वो फुलिश होते हैं। एंड हम लोग देखते हैं कि जो जिनवो होता है वो अपनी पावर का यूज करके यंगिल को हील कर देता है, जिससे ना जो उसकी थकान होती है वो खत्म हो जाती है और फिर वो सबसे आगे निकल जाता है। एंड इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं वाइपर को और उसके पास्ट का सीन, जहाँ पर जो एंट मॉन्स्टर वाली बात थी ना वो उसी को बता रहा होता है। एंड ये सब बोलने के बाद वो वहां से निकल जाता है, लेकिन जो मिस्टर वू होते हैं वो उसे रोकने लगते हैं और बोलते हैं जिस एंट के बारे में तुमने अभी मेंशन किया, क्या तुम मुझे उसके बारे में और डिटेल बता सकते हो। एंड इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं जिनवू को। एंड अभी जिनवू के ऊपर ना कोई निगरानी कर रहा होता है और तभी जिनवू अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर कुछ लोग हैं जो मुझे खुलेआम देख रहे हैं। और ये सब देखने के बाद जो बिलियन होता है वो जिनवू से बोलता है, माइली, क्या हमारे लिए बेहतर नहीं होगा कि हम लोग उस इंसान की यादें मिटा दें और उसकी एबिलिटी भी।
लेकिन जिन्वू कहता है कि नहीं, अभी नहीं, अभी सिर्फ हम लोग एब्जॉर्ब करेंगे। एंड इसके बाद हम लोग देखते हैं मिस्टर वू को, जो कि जिन्वू के स्कूल के सामने पहुंच चुके होते हैं और अभी उनके दिमाग में जिन्वू और उसके मॉन्स्टर के बारे में सवाल चल रहे होते हैं और वो ये सोच रहे होते हैं कि एक चीज तो श्योर है, इस स्कूल के बारे में कुछ बात तो अलग है। एंड हम लोग देखते हैं कि जो मिस्टर वू होते हैं उनके पैरों के पास से एक शैडो सोल्जर गुजरता है, जिसको मिस्टर वुड नोटिस कर लेते हैं एंड वो बोल रहे होते हैं कि इस स्कूल के पास कुछ तो है। और फिर हम लोग देखते हैं जिन्वू को, जो कि अपने पेन को स्पिन कर रहा होता है और बोलता है कि क्या उसने गार्ड को देख लिया। लेकिन तभी मिस्टर वू आ जाते हैं उसकी क्लास में एंड जो उसकी टीचर होती है वो बोलते हैं कि डिटेक्टिव कुछ हुआ है क्या। तो मिस्टर वू जवाब देते हैं कि ये नहीं नहीं, कोई सीरियस बात नहीं है, बस मुझे जिन्वू से कुछ सवाल पूछने हैं। और फिर हम लोग क्लास के बाहर आ जाते हैं और जैसे ही जिन्वू मिस्टर वू को सामने से देखता है ना, उसे मिस्टर वू के साथ बिताए पुराने पल याद आ जाते हैं एंड इस चीज को याद करके जिन्वू काफी खुश होता है। और अभी भी मिस्टर वू जिन्वू को देखकर यही सोच रहे होते हैं कि इस स्टूडेंट के अंदर कुछ तो अलग बात है, एक स्टूडेंट की आंखें ऐसे कैसे हो सकती है। इसके बाद मिस्टर वू जिन्वू को वीरू की तस्वीर दिखाते हैं, जो कि उन्होंने अपने हाथ से खुद बनाई होती है और वो जिन्वू से पूछते हैं कि क्या तुम्हें ये तस्वीर देखकर तुम्हारे दिमाग में कुछ आ रहा है। और फिर जिन्वू जवाब देता है कि हाँ, और अगले ही पल जो मिस्टर वू होते हैं वो और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं कि क्या तुम इस चीज के बारे में कुछ जानते हो, ये एक एंट मॉन्स्टर है, क्या क्या तुम इसे जानते हो और तुम हो कौन। और तभी मिस्टर वू रियलाइज करते हैं कि वो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गए हैं एंड इस चीज के लिए वो जिन्वू से माफी भी मांगते हैं। वो जिन्वू से कहते हैं कि माफ करना, वो कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो गए और ऐसा इसलिए क्योंकि वो काफी समय से इन चीजों को चेस कर रहे हैं। और फिर जिन्वू उन्हें बताता है कि ये जो मॉन्स्टर है वो कहीं ड्रामा में तो अपेयर नहीं हुआ था, विद इन फैक्ट जिसे बच्चे देखते हैं। जो सुनकर जो मिस्टर वो होते हैं वो समझ जाते हैं कि उनका कट चुका है और फिर मिस्टर वो जिन्वू से अपने किताब को ले लेते हैं। और जब मिस्टर वो जिन्वू से किताब ले रहे होते हैं ना, तो उनका हाथ जिन्वू से टच हो जाता है और ये जो टच होता है ना, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आगे। एंड इसके बाद जब जिन्वू अपने क्लासरूम में जाता है ना, तो सभी लड़कियां उसे चारों तरफ से घेर लेती है और सभी लोग डिटेक्टिव के बारे में उससे पूछ रहे होते हैं। इवन जिन्वू से जलने वाले भी कुछ लोग वहां पर आ जाते हैं और जिन्वू से भिड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। एंड जब मामला काफी ज्यादा बिगड़ने वाला होता है ना, तभी वहां पर एक बंदा आ जाता है और जो बंदा जिन्वू से भिड़ने वाला होता है ना, वो उसका गला पकड़ लेता है और ये जो काम होता है ना, वो होता है ताइवांग का। और वो उन लोग से कहता है कि तुम्हें हमारे ट्रैक एंड फील्ड एस से क्या काम है। एंड फिर जिन्वू थोड़ा सा शर्माते हुए उन लोगों से कहता है कि सीनियर्स आप लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। तो वो सीनियर जवाब देते हुए बोलता है कि हम लोग एस को बचाने के लिए आए हैं। और अभी जिन्वू भी लाइक अरे मजाक करना बंद करो यार और सीधी काम की बात करो। और फिर ताइवांग हंसते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर इसलिए आया क्योंकि मैं तुम्हें बताना ही भूल गया कि आज न्यू कॉमर्स के लिए एक पार्टी है और तुम और यंगिल क्या फ्री हो। जिस पर के जिन्वू जवाब देता है कि हाँ। एंड देन वो उन लोगों को वहां पर इनवाइट करता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं शाम का सीन, जहाँ पर सभी लोग पार्टी के लिए जा रहे होते हैं। बट अचानक से ना जिन्वू को साइड से कोई बुलाता है एंड ये जो काम होता है वो मिस्टर वू का होता है। और फिर मिस्टर वू जिन्वू को पूछते हैं कि क्या जो सुबह हमने बात करी थी वो अभी हम फिनिश कर सकते हैं। और फिर हम लोग देखते हैं कि मिस्टर वू और जिन्वू कहीं पर अकेले चले जाते हैं, जहाँ पर जिन्वू उन्हें सीधे बता देता है कि वो उनके साथ ज्यादा समय तक नहीं रह पाएगा। और फिर मिस्टर वू कुछ ऐसा बोल देते हैं जिसे सुनकर जिन्वू काफी ज्यादा चौंक जाता है और मिस्टर वू काफी इमोशनल वे में कहता है कि हंटर संग, क्या आप रियली में आप हो। और इस टाइम पे जो मिस्टर वू होते हैं वो जिन्वू के रियल आइडेंटिटी को जान चुके होते हैं। एंड फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मिस्टर वू जिन्वू से उस बुक को ले रहे होते हैं एंड उनका हाथ टच हुआ होता है जिन्वू से। एंड जब वो वहां से जा रहे होते हैं ना, तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है जो होती है एसोसिएशन लीडर, क्या आप मेरे पे भरोसा करते हैं। और फिर वो वहां पर पीछे मुड़ के देखते हैं, लेकिन वहां पर कोई होता ही नहीं। और तभी पीछे से एक और आवाज सुनाई देती है, यस आई डू। जिसके बाद पहले वर्ड की जो मेमोरी होती है ना, वो अपने मिस्टर वू को पूरी तरह से याद आ जाती है। और इस टाइम पे जो मिस्टर वू होते हैं ना, उन्हें अपने पूरे पास्ट लाइफ की यादें याद आने लगती है एंड वो बोलते हैं कि आखिरकार ये है क्या। एंड उनके कानों में केवल हंटर संग यही गूंज रहा होता है। और इस टाइम पे मिस्टर वू की काफी सारी पुरानी यादें भी याद आने लगती है, जैसे कि जो मोनार्क और रूलर्स है वो कौन है, हंटर। इवन इस चीज के अंदर उन्हें अपनी रियल आइडेंटिटी भी पता चल जाती है और जो संग जिन्वू के साथ बिता हुए पल होते हैं वो भी उन्हें याद आते हैं। एंड इसके बाद हम लोग प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर मिस्टर संग जिन्वू से पूछ रहे होते हैं कि क्या वो अकेले उन मॉन्स्टर से लड़ने का प्लान बना रहे हैं। तो जो जिन्वू होता है वो कहता है हाँ। और फिर जिन्वू अपने मन में सोचता है, बिकॉज द मेमोरी ऑफ हायर बीइंग डोंट लाइक टू फ्लो ऑफ टाइम।
और फिर मिस्टर वो जिन्हों से पूछते हैं कि आखिरकार कब से वो डायमेंशनल क्रैक के मॉन्स्टर से फाइट कर रहे हैं। और फिर वो अपने मन में सोचते हैं हिस्ट्री को देखा जाए तो वो 2 साल से डिसअपेयर है, लेकिन ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि 2 साल में रिजॉल्व हो जाए। एंड फिर जिन वो जवाब देता है 27 ईयर्स। एंड ये सुनकर ना जो मिस्टर वो होते हैं वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और फिर मिस्टर वो जिनवो से पूछते हैं कि क्या तुम्हें इस चीज पर कोई रिग्रेट नहीं है। तो जिनवो कहता है कि नहीं, फर्क नहीं पड़ता मैं कितनी बार भी डिसीजन लूं, मैं हर बार यही डिसीजन लेता। और फिर मिस्टर वो जिनवो से कहता है कि देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम अपनी लाइफ को मजे से एंजॉय कर रहे हो। तो जिनवो जवाब देता है कि हाँ, इससे मैं सेटिस्फाइड हूँ, बस इस चीज को छोड़कर कि अब मेरी कोई एज नहीं है एंड लगातार मुझे अपनी आइडेंटिटी को चेंज करना पड़ता है। और अब जो मिस्टर वो होते हैं वो जिनवो को देखकर समझ जाते हैं कि जिनवो जो है वो अब इमॉर्टल हो चुका है और अभी उसके पास गॉड लेवल की पावर है। एंड इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी उसने एक नॉर्मल लाइफ को चूज करी है। एंड यही इनकी नॉर्मल बातचीत चल रही होती है कि जिनवो का आखिर क्या प्लान है आगे पे, क्या वो पुलिस में ज्वाइन करेगा या फिर नहीं। ऐसे ही नॉर्मल बातचीत जो कि हमारे उतने काम के नहीं, तो स्किप कर रहा हूँ भाई। एंड इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें बताया जाता है कि ये जो समय है वो ऐसे ही बीत रहा है, बट वन डे इन लेट अप्रैल दैट सडनली अपीयर। और फिर हम लोग देखते हैं एक ट्रैवल को जिसने कुछ ऐसा देख लिया होता है जिसे देखकर वो काफी ज्यादा नर्वस हो रखा होता है। एंड फिर वो किसी को कॉल लगाता है और कहता है कि मैं एक ट्रेवलर हूँ और मैं डेंजन्स में घूम रहा था। और जहाँ उसने कॉल लगाया होता है ना वो होता है इमरजेंसी सेंटर, जहाँ पर एक लड़की उससे पूछती है कि आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम क्या है। और फिर वो बंदा बताने लगता है कि मैंने आपको कॉल इसलिए नहीं किया कि मैं प्रॉब्लम में हूँ, मैं आपको कुछ ऐसा बताना चाहता हूँ जिसे मैंने अभी देखा। और फिर सामने से जवाब आता है कि क्या वहाँ पर कोई डेंजरस सिचुएशन है, क्या हम लोग आपके लिए वहाँ पर किसी को भेजें। तो फिर वहाँ पर जो ट्रेवलर होता है ना वो कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी सिचुएशन को कैसे एक्सप्लेन करूँ। और फिर वो लड़की कहती है कि सर शांत हो जाइए और हमें बताइए कि आखिरकार वहाँ पर चल क्या रहा है, एंड उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग वहाँ पर सही से मेजर ले पाएंगे। एंड फिर वो बंदा उनसे कहता है कि कुछ चीज ब्रेक हो रही है और उसमें काफी सारे ब्रेक्स हैं। एंड इस चीज से तुम लोग समझ ही गए होगे कि उसके कहने का क्या मतलब है। और यहाँ पर वो जो बंदा होता है ना वो किसी चीज की बात कर रहा होता है, जो सुनकर वो जो लड़की होती है उसे ऐसा लगता है कि शायद कोई बिल्डिंग क्रैक हो रही है। और फिर वो उस आदमी से पूछती है कि ये चीज कहाँ पर ब्रेक हो रही है। और फिर वो बंदा जवाब देता है कि आसमान में। और फिर हम लोग देखते हैं कि आसमान में काफी सारे क्रैक्स हो रखे हैं और इस चीज को ना अपना जिन्वो भी सेंस कर लेता है घर पर बैठे बैठे ही, और वो समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। एंड इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग कैफे का सीन देखते हैं जहाँ पर रूलर का वेसल जिन्वो के सामने बैठा हुआ होता है और वो उसे बोलता है लॉन्ग टाइम नो सी शैडो मोनार्च। और फिर जिन्वो उससे पूछता है क्या ये तुम्हारा काम है और रूलर्स का। तो वो बंदा जवाब देता है कि नहीं, और ये आप पहले से जानते हो, और जो उनके चलने का तरीका है ना वो हम रूलर से काफी अलग है। और फिर इनकी इसी चीज को लेकर काफी ज्यादा बातचीत चल रही होती है। और तुम लोग अब इतना समझ लो कि जो जिन्वो के अगेंस्ट है वो टाइटन्स है और अभी जिन्वो उन टाइटन से लड़ने के लिए बिल्कुल ही रेडी होता है। एंड इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं वेस्ट अमेरिका के डेजर्ट को, जहाँ पर लोगों ने आने जाने के लिए उस पूरे जगह को सील कर रखा होता है। और फिर हमें बताया जाता है कि जो अमेरिकन गवर्नमेंट है उसने उस पूरी जगह को सील कर दिया है और वहां पर काफी सारे एक्सपर्ट्स को भी बुलाया गया है ये जानने के लिए कि आखिर वहां पर चल क्या रहा है, बट कोई भी उन्हें एक वैलिड आंसर नहीं दे पा रहे होते। और फिर हम लोग देखते हैं एक रिसर्चर को जो कि आर्मी मैन से कुछ बोल रहा होता है कि मैं 30 साल से एबनॉर्मल एक्टिविटी पर सर्च कर रहा हूँ, लेकिन आज तक पहले मैंने इस चीज को कभी नहीं देखा। और फिर जनरल सभी को अश्योर करता है कि चिंता मत करो, कोई भी चीज ऊपर से बाहर निकलती है हम उससे संभाल लेंगे। एंड फिर अगले ही पल हम लोग देखते हैं कि आसमान में जो सभी टैंक्स और गाड़ियां होती है वो उड़ रही होती है। एंड ये जो काम होता है वो जिन्वो का होता है, बिकॉज वो जानता है कि जो चीज आसमान से आने वाली है उन पर इस तरह की चीजें काम करने वाली नहीं है। एंड फिर वो काफी बैडेस्ट वे में बोलता है कि जो स्टेज है वो रेडी हो चुका है, मैं फील कर सकता हूँ हमारे एनिमीज के स्ट्रॉन्ग डिजायर को जो कि इस लैंड को पूरा निगलना चाहते हैं। एंड इस पॉइंट में जो जिन्वो होता है वो आसमान में काफी सारे डैगर को समन करता है और वो कहता है कि उन लोगों का अब सामना मुझसे यानी कि शैडो मोनार्च से होगा। और इसी पैनल के साथ हमारा जो ये एपिसोड है वो खत्म हो जाता है, लेकिन आगे क्या होने वाला है ये तो हमें अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। तो अगर वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा।
तो इस वाले एपिसोड की शुरुआत में हम लोग एक होटल का सीन देखते हैं जहाँ पर मिस्टर वू का जो साथी होता है ना वो मिस्टर वू से पूछता है कि जिस दिन तुम उन क्रिमिनल के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया था उस दिन तुमने कुछ देखा था ना। और फिर मिस्टर वो बोलते हैं कि तुम किस दिन की बात कर रहे हो, मुझे कुछ नहीं पता। जिस पर कि उनका साथी कहता है कि कम ऑन, तुम जानते हो कि मैं किस दिन के बारे में बात कर रहा हूँ, उस दिन जिस दिन सस्पेक्ट ने खुद को सरेंडर करवा दिया था और उसके बाद वो लोग डिसअपेयर हो गए थे, उस दिन तुमने कुछ देखा था। और फिर उसके बाद मिस्टर वो उस हादसे के बारे में सोचते हैं जहाँ पर उन एंट मॉन्स्टर ने यानी कि बीरू ने सभी को मार दिया होता है। एंड वो बोलता है वो एंट मॉन्स्टर, मैं नहीं जानता कि उस दिन मैंने क्या देखा था, लेकिन वो देखने में एक एंट की तरह था। और फिर उसका साथी बोलता है कि तुम ये कह रहे हो कि तुमने एक बहुत ही बड़े एंट को देखा है, लेकिन तभी उसकी साइड से ना एक बंदा भी गुजर रहा होता है जो कि इसी बारे में बोलता है कि एक एंट मॉन्स्टर जिसका जो सिर है वो एंट का है और बाकी जो बॉडी है वो ह्यूमन बॉडी है। एंड इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं सीनियर को जो कि ट्रैक पर भागने की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ जो यंगिल होता है उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। एंड ये देखकर जिन्हो अपने मन में सोचता है कि ये जो किट है वो काफी ज्यादा हार्डशिप कर रहा है मुझको फॉलो करने के लिए, लेकिन तभी जो बिलियन होता है वो जवाब देता है कि माय किंग, ये जो ह्यूमंस होते हैं वो फुलिश होते हैं। एंड हम लोग देखते हैं कि जो जिन्हो होता है वो अपनी पावर का यूज करके यंगिल को हील कर देता है, जिससे ना जो उसकी थकान होती है वो खत्म हो जाती है और फिर वो सबसे आगे निकल जाता है। एंड इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं वाइपर को और उसके पास्ट का सीन जहां पर जो एंट मॉन्स्टर वाली बात थी ना वो उसी को बता रहा होता है। एंड ये सब बोलने के बाद वो वहां से निकल जाता है, लेकिन जो मिस्टर वू होते हैं वो उसे रोकने लगते हैं और बोलते हैं जिस एंट के बारे में तुमने अभी मेंशन किया, क्या तुम मुझे उसके बारे में और डिटेल बता सकते हो। एंड इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं जिन्वू को। एंड अभी जिन्वू के ऊपर ना कोई निगरानी कर रहा होता है और तभी जिन्वू अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर कुछ लोग हैं जो मुझे खुलेआम देख रहे हैं। और ये सब देखने के बाद जो बिलियन होता है वो जिन्वू से बोलता है, माइली, क्या हमारे लिए बेहतर नहीं होगा कि हम लोग उस इंसान की यादें मिटा दें और उसकी एबिलिटी भी। लेकिन जिन्वू कहता है कि नहीं, अभी नहीं, अभी सिर्फ हम लोग एब्जॉर्ब करेंगे। एंड इसके बाद हम लोग देखते हैं मिस्टर वू को जो कि जिन्वू के स्कूल के सामने पहुंच चुके होते हैं और अभी उनके दिमाग में जिन्वू और उसके मॉन्स्टर के बारे में सवाल चल रहे होते हैं और वो ये सोच रहे होते हैं कि एक चीज तो श्योर है, इस स्कूल के बारे में कुछ बात तो अलग है। एंड हम लोग देखते हैं कि जो मिस्टर वू होते हैं उनके पैरों के पास से एक शैडो सोल्जर गुजरता है जिसको मिस्टर वू नोटिस कर लेते हैं। एंड वो बोल रहे होते हैं कि इस स्कूल के पास कुछ तो है। और फिर हम लोग देखते हैं जिन्वू को जो कि अपने पेन को स्पिन कर रहा होता है और बोलता है कि क्या उसने गार्ड को देख लिया। लेकिन तभी मिस्टर वू आ जाते हैं उसकी क्लास में एंड जो उसकी टीचर होती है वो बोलते हैं कि डिटेक्टिव कुछ हुआ है क्या। तो मिस्टर वू जवाब देता है कि नहीं नहीं, कोई सीरियस बात नहीं है, बस मुझे जिन्वू से कुछ सवाल पूछने हैं। और फिर हम लोग क्लास के बाहर आ जाते हैं और जैसे ही जिन्वू मिस्टर वू को सामने से देखता है ना, उसे मिस्टर वू के साथ बिताए पुराने पल याद आ जाते हैं। एंड इस चीज को याद करके जिन्वू काफी खुश होता है और अभी भी मिस्टर वू जिन्वू को देखकर यही सोच रहे होते हैं कि इस स्टूडेंट के अंदर कुछ तो अलग बात है, एक स्टूडेंट की आंखें ऐसे कैसे हो सकती है। इसके बाद मिस्टर वू जिन्वू को वीरू की तस्वीर दिखाते हैं जो कि उन्होंने अपने हाथ से खुद बनाई होती है और वो जिन्वू से पूछते हैं कि क्या तुम्हें ये तस्वीर देखकर तुम्हारे दिमाग में कुछ आ रहा है। और फिर जिन्वू जवाब देता है कि हाँ, और अगले ही पल जो मिस्टर वू होते हैं वो और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं कि क्या तुम इस चीज के बारे में कुछ जानते हो, ये एक एंट मॉन्स्टर है, क्या क्या तुम इसे जानते हो और तुम हो कौन। और तभी मिस्टर वू रियलाइज करते हैं कि वो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गए हैं एंड इस चीज के लिए वो जिन्वू से माफी भी मांग हैं। वो जिन्वू से कहते हैं कि माफ करना, वो कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो गए और ऐसा इसलिए क्योंकि वो काफी समय से इन चीजों को चेस कर रहे हैं। और फिर जिन्वू उन्हें बताता है कि ये जो मॉन्स्टर है वो कहीं ड्रामा में तो अपेयर नहीं हुआ था, विद इन फैक्ट जिसे बच्चे देखते हैं। जो सुनकर जो मिस्टर वो होते हैं वो समझ जाते हैं कि उनका कट चुका है और फिर मिस्टर वो जिन्वू से अपने किताब को ले लेते हैं और जब मिस्टर वो जिन्वू से किताब ले रहे होते हैं ना तो उनका हाथ जिन्वू से टच हो जाता है और ये जो टच होता है ना वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आगे। एंड इसके बाद जब जिन्वू अपने क्लासरूम में जाता है ना तो सभी लड़कियां उसे चारों तरफ से घेर लेती है और सभी लोग डिटेक्टिव के बारे में उससे पूछ रहे होते हैं। इवन जिन्वू से जलने वाले भी कुछ लोग वहां पर आ जाते हैं और जिन्वू से भिड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। एंड जब मामला काफी ज्यादा बिगड़ने वाला होता है ना तभी वहां पर एक बंदा आ जाता है और जो बंदा जिन्वू से भिड़ने वाला होता है ना वो उसका गला पकड़ लेता है और ये जो काम होता है ना वो होता है ताइवांग का और वो उन लोग से कहता है कि तुम्हें हमारे ट्रैक एंड फील्ड एस से क्या काम है। एंड फिर जिन्वू थोड़ा सा
शर्माते हुए उन लोगों से कहता है कि सीनियर्स आप लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। तो वो सीनियर जवाब देते हुए बोलता है कि हम लोग एस को बचाने के लिए आए हैं। और अभी जिनवो भी लाइक अरे मजाक करना बंद करो यार और सीधे काम की बात करो। और फिर ताएवांग हंसते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर इसलिए आया क्योंकि मैं तुम्हें बताना ही भूल गया कि आज न्यू कॉमर्स के लिए एक पार्टी है और तुम और यंगिल क्या फ्री हो। जिस पर के जिनवो जवाब देता है कि हाँ। एंड देन वो उन लोगों को वहां पर इनवाइट करता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं शाम का सीन जहाँ पर सभी लोग पार्टी के लिए जा रहे होते हैं। बट अचानक से ना जिनवो को साइड से कोई बुलाता है एंड ये जो काम होता है वो मिस्टर वू का होता है। और फिर मिस्टर वू जिनवो को पूछते हैं कि क्या जो सुबह हमने बात करी थी वो अभी हम फिनिश कर सकते हैं। और फिर हम लोग देखते हैं कि मिस्टर वू और जिनवो कहीं पर अकेले चले जाते हैं जहाँ पर जिनवो उन्हें सीधे बता देता है कि वो उनके साथ ज्यादा समय तक नहीं रह पाएगा। और फिर मिस्टर वू कुछ ऐसा बोल देते हैं जिसे सुनकर जिनवो काफी ज्यादा चौंक जाता है। और मिस्टर वू काफी इमोशनल वे में कहता है कि हंटर संग क्या आप रियली में आप हो। और इस टाइम पे जो मिस्टर वू होते हैं वो जिनवो के रियल आइडेंटिटी को जान चुके होते हैं। एंड फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर वू जिनवो से उस बुक को ले रहे होते हैं एंड उनका हाथ टच हुआ होता है जिनवो से। एंड जब वो वहां से जा रहे होते हैं ना तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है जो होती है एसोसिएशन लीडर क्या आप मेरे पे भरोसा करते हैं। और फिर वो वहां पर पीछे मुड़ के देखते हैं लेकिन वहां पर कोई होता ही नहीं। और तभी पीछे से एक और आवाज सुनाई देती है यस आई डू। जिसके बाद पहले वर्ड की जो मेमोरी होती है ना वो अपने मिस्टर वू को पूरी तरह से याद आ जाती है। और इस टाइम पे जो मिस्टर वू होते हैं ना उन्हें अपने पूरे पास्ट लाइफ की यादें याद आने लगती है। एंड वो बोलते हैं कि आखिरकार ये है क्या। एंड उनके कानों में केवल हंटर संग यही गूंज रहा होता है। और इस टाइम पे मिस्टर वू की काफी सारी पुरानी यादें भी याद आने लगती है जैसे कि जो मोनार्क और रूलर्स है वो कौन है हंटर। इवन इस चीज के अंदर उन्हें अपनी रियल आइडेंटिटी भी पता चल जाती है। और जो संग जिनवो के साथ बिता हुए पल होते हैं वो भी उन्हें याद आते हैं। एंड इसके बाद हम लोग प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर मिस्टर संग जिनवो से पूछ रहे होते हैं कि क्या वो अकेले उन मॉन्स्टर से लड़ने का प्लान बना रहे हैं। तो जो जिनवो होता है वो कहता है हाँ। और फिर जिनवो अपने मन में सोचता है बिकॉज द मेमोरी ऑफ हायर बीइंग डोंट लाइक टू फ्लो ऑफ टाइम। और फिर मिस्टर वो जिनवो से पूछते हैं कि आखिरकार कब से वो डायमेंशनल क्रैक के मॉन्स्टर से फाइट कर रहे हैं। और फिर वो अपने मन में सोचते हैं हिस्ट्री को देखा जाए तो वो 2 साल से डिसअपेयर है लेकिन ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि 2 साल में रिजॉल्व हो जाए। एंड फिर जिनवो जवाब देता है 27 ईयर्स। एंड ये सुनकर ना जो मिस्टर वू होते हैं वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और फिर मिस्टर वू जिनवो से पूछते हैं कि क्या तुम्हें इस चीज पर कोई रिग्रेट नहीं है। तो जिनवो कहता है कि नहीं फर्क नहीं पड़ता मैं कितनी बार भी डिसीजन लूं मैं हर बार यही डिसीजन लेता। और फिर मिस्टर वू जिनवो से कहता है कि देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम अपनी लाइफ को मजे से एंजॉय कर रहे हो। तो जिनवो जवाब देता है कि हाँ इससे मैं सेटिस्फाइड हूँ बस इस चीज को छोड़कर कि अब मेरी कोई एज नहीं है एंड लगातार मुझे अपनी आइडेंटिटी को चेंज करना पड़ता है। और अब जो मिस्टर वू होते हैं वो जिनवो को देखकर समझ जाते हैं कि जिनवो जो है वो अब इमॉर्टल हो चुका है और अभी उसके पास गॉड लेवल की पावर है। एंड इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी उसने एक नॉर्मल लाइफ को चूज करी है। एंड यही इनकी नॉर्मल बातचीत चल रही होती है कि जिनवो का आखिर क्या प्लान है आगे पे, क्या वो पुलिस में ज्वाइन करेगा या फिर नहीं। ऐसे ही नॉर्मल बातचीत जो कि हमारे उतने काम के नहीं तो स्किप कर रहा हूँ भाई। एंड इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें बताया जाता है कि ये जो समय है वो ऐसे ही बीत रहा है बट वन डे इन लेट अप्रैल दैट सडनली अपीयर। और फिर हम लोग देखते हैं एक ट्रैवल को जिसने कुछ ऐसा देख लिया होता है जिसे देखकर वो काफी ज्यादा नर्वस हो रखा होता है। एंड फिर वो किसी को कॉल लगाता है और कहता है कि मैं एक ट्रेवलर हूँ और मैं डेंजन्स में घूम रहा था। और जहाँ उसने कॉल लगाया होता है ना वो होता है इमरजेंसी सेंटर जहाँ पर एक लड़की उससे पूछती है कि आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं आपकी प्रॉब्लम क्या है। और फिर वो बंदा बताने लगता है कि मैंने आपको कॉल इसलिए नहीं किया कि मैं प्रॉब्लम में हूँ मैं आपको कुछ ऐसा बताना चाहता हूँ जिसे मैंने अभी देखा। और फिर सामने से जवाब आता है कि क्या वहाँ पर कोई डेंजरस सिचुएशन है क्या हम लोग आपके लिए वहाँ पर किसी को भेजें। तो फिर वहाँ पर जो ट्रेवलर होता है ना वो कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी सिचुएशन को कैसे एक्सप्लेन करूँ। और फिर वो लड़की कहती है कि सर शांत हो जाइए और हमें बताइए कि आखिरकार वहाँ पर चल क्या रहा है एंड उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग वहाँ पर सही से मेजर ले पाएंगे। एंड फिर वो बंदा उनसे कहता है कि कुछ चीज ब्रेक हो रही है और उसमें काफी सारे ब्रेक्स हैं। एंड इस चीज से तुम लोग समझ ही गए होगे कि उसके कहने का क्या मतलब है। और यहाँ पर वो जो बंदा होता है ना वो किसी चीज की बात कर रहा होता है जो सुनकर वो जो लड़की होती है उसे ऐसा लगता है कि शायद कोई बिल्डिंग क्रैक हो रही है। और फिर वो उस आदमी से पूछती है कि ये चीज कहाँ पर ब्रेक हो रही है। और फिर वो बंदा जवाब देता है कि आसमान में। और फिर हम लोग देखते हैं कि आसमान में काफी सारे क्रैक्स हो रखे हैं और इस चीज को ना अपना जिन वो भी सेंस कर लेता है घर पर बैठे बैठे ही। और वो
समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। एंड इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग कैफे का सीन देखते हैं, जहाँ पर रूलर का वेसल जिन्वू के सामने बैठा हुआ होता है और वो उसे बोलता है लॉन्ग टाइम नो सी शैडो मोनार्च। और फिर जिन्वू उससे पूछता है क्या ये तुम्हारा काम है और रूलर्स का? तो वो बंदा जवाब देता है कि नहीं, और ये आप पहले से जानते हो, और जो उनके चलने का तरीका है ना वो हम रूलर से काफी अलग है। और फिर इनकी इसी चीज को लेकर काफी ज्यादा बातचीत चल। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग फील्ड का सीन देखते हैं, जहाँ पर रनिंग मैच शुरू होने वाला होता है और जो चाइन होती है ना वो भी बिल्कुल फॉर्म में होती है। और जैसे ही गन फायर होती है ना वैसे ही जो अपनी रेस है वो शुरू हो जाती है, जहाँ पर सभी लोग भाग रहे होते हैं। लेकिन ये जो रेस होती है ना उसमें चाइन जीत जाती है। एंड जीतने के बाद ना वो देखने में काफी ज्यादा थकी हुई लग रही होती है। जिसके बाद हमें शाम के मार्केट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर चाइन पेड़ के नीचे अकेले बैठी हुई होती है और भागने के चक्कर में ना उसके पैरों पर थोड़ा चोट लग गया होता है और वो सूज गया होता है। एंड अभी जो चाइन होती है वो अपने सूजे हुए पैर को देखकर मनी मन ये सोच रही होती है कि अभी उसने केवल फर्स्ट राउंड को ही क्वालिफाई किया है और क्या वो इस सूजे हुए पैर के साथ बाकी राउंड्स को भी क्वालिफाई कर पाएगी। और इस चीज की वजह से वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रही होती है। एंड तभी चाइन के पीछे एक बंदा आता है और बोलता है तुम अभी भागी हो। और इस दौरान जो चाइन होती है ना वो अपनी इंजरी को हाइड कर रही होती है। और फिर चाइन पीछे देखती है और ये जो बंदा होता है ना वो और कोई नहीं बल्कि अपना संग जिन्वू होता है। एंड जो जिन्वू होता है ना वो अपने चाइन को सेफ्टी का ज्ञान दे रहा होता है। लेकिन चाइन ये नोटिस करती है कि उसको जिन्वू से काफी ज्यादा अच्छी स्मेल आ रही है और फिर वो जिन्वू से बोलती है थैंक यू फॉर योर कंसर्न। लेकिन तभी जिन्वू उसकी चोट पर हाथ रखता है और ये चीज देखकर बंदी काफी ज्यादा शर्मा जाती है। लेकिन फिर वो शांत हो जाती है और वो चौंक जाती है क्योंकि अभी जिन्वू ने उसके इंजरीज को ठीक कर दिया होता है। और फिर जिन्वू उससे कहता है कि अब तुम भाग सकती हो बिना किसी रिगर्ट के। और जब जिन्वू जाने के लिए खड़ा होता है ना तभी चाइन उसे रोकती है और कहती है क्या हम लोग पहले भी कहीं मिले हैं? जो सुनकर जिन्वू एक स्माइल देता है और चाइन से कहता है कि अगर तुमने मुझे रनिंग में हरा दिया तो मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दे दूंगा। फिर चाइन उसे उल्टा जवाब देती है कि क्या तुम हाई स्कूल से हो? मैंने तुम्हें रेसेस में देखा था, तुम काफी सारे रेसेस में फर्स्ट आए हो। जिस पर जिन्वू कहता है कि क्या इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम हार मान रही हो? और फिर चाइन उससे बोलती है कि जो रिजल्ट है वो जल्दी ही आ जाएगा, तो कैसा रहेगा कि मैं कुछ समय के लिए ब्रेक ले लूं और तुम मेरे सवालों का जवाब दे देना। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो समय है वो ऐसे ही बीत रहा है। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आता है जब अपना जिन्वू चाइन के साथ डेट पर जाता है। आई मीन उससे मिलने वाला होता है और अभी बंदा अपने कपड़ों के बारे में सोच रहा होता है। लेकिन तभी उसकी नजर दुकान पर रखे एक अट्रैक्टिव जैकेट पर पड़ती है और इसके बाद ऑब्वियस सी चीज होती है, जिन्वू अपने पावर्स का यूज करके उन कपड़ों को पहन लेता है और फिर टस खाकर जिन्वू की तारीफ करने लगता है। एंड फिर अभी बंदा एक जगह पर खड़ा हुआ होता है और काउंटिंग कर रहा होता है और जैसे ही उसकी काउंटिंग खत्म होती है ना वो पीछे मुड़कर देखता है और कहता है हाय। और उसके पीछे होती है चाइन और उससे नर्वस होते हुए कुछ बोलती है। वो कहती है मुझे ऐसा लगा कि तुम्हारे बैक में भी आंखें लगी हुई हैं। और यहाँ पर ना वो उसकी शैडो की बात कर रही होती है और अभी इन लोगों के पीछे ना नॉर्मल सी बातें चल रही होती है जो कि हमारे बिल्कुल भी काम की नहीं है। और इसी दौरान ना जो चाइन होती है वो जिन्वू से कहती है कि क्या तुम्हें हमारी प्रॉमिस याद है? और ये चीज जिन्वू को याद नहीं होती। और फिर चाइन उसे एक्सप्लेन करती है कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि अगर मैं तुम्हें रेस में हरा दूंगी तो तुम मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब दोगे। और फिर जो जिन्वू होता है वो कहता है कि हाँ मुझे ये याद है। और फिर चाइन बोलती है कैसा रहेगा कि हम लोग एक बैट करें, जो उस क्रिसमस ट्री के पास पहले पहुंच जाएगा वो जीत जाएगा। और फिर जिन्वू उससे पूछता है कि वैसे तुम इतनी क्यूरियस किस चीज को जानने के लिए हो? जिस पर चाइन जवाब देती है कि एवरीथिंग। एंड बेसिकली यहाँ पर चाइन उसे ये बताने की कोशिश कर रही होती है कि वो उसके बारे में सब कुछ जानना चाहती है, उसके थॉट्स क्या हैं और वो यूनिवर्सिटी में किस इंसान से मिलना चाहता है और वो लड़की है या फिर लड़का, और इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट वो पहले कभी मिले थे या फिर नहीं। और ये सुनकर जिन्वू थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। बट इस कहानी में आई मीन इस रेस में कुछ ट्विस्ट आने वाला है, बिकॉज जो चाइन होती है ना वो अपना स्कार्फ निकालती है और जिन्वू को पहना देती है एंड उससे बोलती है अगर तुम मुझे लाइक करते हो तो तुम यहाँ से हिलना मत। एंड इसके बाद वो खुद क्रिसमस ट्री की तरफ आगे भागने लग जाती है। एंड ये चीज देखने के बाद जिन्वू को चाइन के साथ जितने भी बिताए हुए पल होते हैं वो याद आने लगते हैं। और जैसे ही चाइनीज गेम को जीत जाती है ना वैसे ही जिन्वू के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता एंड वो चाइन की तरफ आगे बढ़ जाता है। एंड आगे बढ़ते हुए अपने सभी शैडोज को वो आंखें बंद करने के लिए बोल देता है
एंड आखिर में इन दोनों के बीच एक प्यारा सा मोमेंट बन जाता है जो कि देखने में काफी ज्यादा कमाल का लग रहा होता है। और अगर तुम लोग भी अपनी लाइफ में ऐसा मोमेंट चाहते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं वर्ल्ड ऑफ रेस्ट की दुनिया को, जहाँ पर जो ऐशबोर्न होता है वो गया हुआ होता है और जितने भी छोटे सोल्जर होते हैं वो टस्क को गुड मॉर्निंग बोल रहे होते हैं। लेकिन टस्क बोलता है मैं तुम्हें गुड मॉर्निंग बोलना तो चाहता हूँ, लेकिन इस शैडोज की दुनिया में डे और नाइट में कोई भी फर्क नहीं है। फिर हम लोग देखते हैं बीरू को जो कि टस्क के पास कुछ ला रहा होता है एंड फिर वो उसे दिखाता है जिन्वो की हुडी और वो कहता है ये एक रोब है, लेकिन ये एक हड्डी की तरह लग रही है जो कि कुछ समय पहले ही हमारे लीग ने पहनी हुई थी। एंड फिर बीरू उस हुडी को टस्क को दे देता है और टस्क उससे बोलता है कमांडर बीरू मैं आपको कैसे शुक्रिया बोलूं। तो बीरू जवाब देता है कि मैं इस चीज को कैसे इग्नोर कर सकता हूँ कि तुम हमारे लीग को इतना पसंद करते हो एंड मैं खुश हूँ कि तुम्हें ये पसंद आया। एंड फिर जो टस्क है वो उस हुडी को पहनता है और वो देखने में काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा होता है। एंड इसके बाद हम लोग द वर्ल्ड ऑफ रेस्ट के दुनिया के मैप को देखते हैं जहाँ पर कि 10 मिलियन सोल्जर्स एग्जिस्ट करते हैं और सभी लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं। एंड हमें इस चीज को भी बताया जाता है कि जो सभी सोल्जर्स है वो स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं जिन्वो के माइंड से, और जिन्वो जितना ही ताकतवर होगा सोल्जर भी उतने ही ताकतवर हो जाएंगे और जिन्वो की तरह ये लोग सोचने लग जाएंगे। इसका मतलब ये है कि धीरे धीरे ये लोग ह्यूमन बीइंग की तरह सोचने लग जाएंगे और उनमें ही कन्वर्ट हो जाएंगे। और अभी जो सभी सोल्जर होते हैं ना वो पढ़ाई कर रहे होते हैं, सो रहे होते हैं और ट्रेनिंग कर रहे होते हैं एंड बातचीत भी कर रहे होते हैं एंड कुछ लोग एक दूसरे से दादागिरी भी कर रहे होते हैं। और अगर साधारण शब्दों में कहा जाए तो ये जो सोल्जर्स हैं वो खुद की पर्सनैलिटी को गेन कर रहे हैं। एंड इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं किंगडम का सीन जहाँ पर टस्क ने अपने ऑर्ब को मॉडिफाई करा लिया है जिसको तुम लोग खुद देख सकते हो और ये चीज बंदे को काफी पसंद आती है। एंड तभी उधर काफी सारे सोल्जर्स आ जाते हैं और फिर टस्क उन्हें पूछता है तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो वो लोग जवाब देते हैं बिलियन ने हमको यहाँ पर आने के लिए कहा है। इसके बाद टस्क उन्हें देखकर अपने मन में सोच रहा होता है कि ये लोग मैजिक सोल्जर्स हैं, न्यू सोल्जर्स के साथ ये लोग काफी ज्यादा बेवकूफ हैं। ये लोग अपनी मैजिक का यूज करके इतनी बड़ी सी बॉडी के साथ रह रहे हैं, बट उसे ऐसा लगता है कि उसे ये बात नहीं कहनी चाहिए। एंड फिर वो अपने वीरता के किस्से सुनाने वाला होता है कि जब जिन्वो और एंथ्रिस की फाइट होने वाली थी तो उसका क्या कंट्रीब्यूशन था। एंड तभी पीछे से एक आवाज आती है कि बेवकूफ तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। और ये जो चीज होती है ना वो टस्क को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, लेकिन जैसे वो पीछे पलट कर देखता है तो उसके सामने इग्रिस होता है एंड वो अपनी बातों को बदल देता है एंड वो बोलता है आई लव यू कमांडर। एंड फिर टस्क उससे पूछता है कि आखिरकार वो यहाँ पर कर क्या रहा है, तो इग्रिस जवाब देता है कि टाइम जल्दी ही आने वाला है। क्या तुम्हें लगता नहीं कि जो भी जनरल सोल्जर्स हैं वो हमारे लीग को सर्व करते हैं, उन्हें उनके लिए चेयर अप करना चाहिए। एंड जैसे ही वो लोग जिन्वो और चैन का इनकाउंटर देखते हैं ना तो वो लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो लोग अब चेयर अप करने लग जाते हैं बिकॉज अब उन्हें भाभी मिलने वाली होती है। लेकिन इस चीज को देख कर ना जो अपना इग्रिस होता है वो कुछ अलग ही ख्यालों में खोया हुआ होता है। और फिर हम लोग पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर जिन्वो ने सबसे पहले इग्रिस को हराया था और अभी इग्रिस अपने मन में सोच रहा होता है मेरा मिशन था उस इंसान को टेस्ट लेना जो कि इस डंजन के अंदर एंटर करने वाला है, और जो मेरे लीग है वो ये देखना चाहते थे कि ये जो इंसान है वो उनके वेसल बनने के लायक है भी या फिर नहीं। और ये बात मैं जानता हूँ क्योंकि ये मेरे लीग का एक आखिरी ऑर्डर था। एंड इसके बाद तुम लोग अच्छे से जानते हो कि इनकी फाइट के अंदर क्या हुआ था, क्योंकि इनकी फाइट हमें सीजन 1 में ही दिखा दी गई थी और इसीलिए हम लोग इस चीज को ना अभी के लिए स्किप कर रहे हैं। और फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं इग्रिस को और जब जिन्वो पढ़ाई कर रहा होता है तो बंदा उसे पढ़ाई में उसकी क्वेश्चन आंसर करने में मदद कर रहा होता है। एंड जिन्वो बोलता है ओ अच्छा ऐसी बात है, तुम्हारा शुक्रिया। और अब इग्रिस अपने मन में ये सोच रहा होता है कि अगर मैं अपने मास्टर की मदद नहीं करूंगा तो वो कौन करेगा। जो बिलियन है उसकी बॉडी काफी यूज है और जो बीरू है वो भी काफी स्मार्ट है, लेकिन वो रहेगा तो एक कीड़ा ही ना। जिसके बाद बचा ही कौन जो कि नाइट एकेडमी में एक एक्सप्लेशन रिजल्ट के साथ ग्रेजुएट हुआ है और मुझे ये जरूरत है कि मैं अपने मास्टर को लीग को एजुकेशन में मदद करूं। लेकिन तभी जिन्वो साइड से बोलता है कि जिस क्वेश्चन का आंसर तुमने मुझे बताया था उसका जवाब तो एक है, यानी कि जिन्वो उसे बता रहा होता है कि उसने एक गलत जवाब बताया है। जिसके बाद इग्रिस फिर से किताब पढ़ने लग जाता है एंड फिर वो बोलता है देखकर ऐसा लग रहा है कि अभी मैं ट्रेनिंग में लैग कर रहा हूँ, लेकिन आपके लिए मैं खुद को इम्प्रूव करूंगा मेरे लीग, आई मीन द नाइट ऑफ माई लीग। और वो कहता है जब मेरे लीग ने एक नए बैटलफील्ड में कदम रख लिया है तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरे ग्लोरियस लाइफ थोड़ा और आगे चलेगा। और इसी पैनल के साथ अपना जो ये एपिसोड है वो यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा।
जिस ड्रैगन ने जिन्वो को पिछली बार तोड़ दिया था, आज वही ड्रैगन जिन्वो के सामने झुकने वाला है। लेकिन उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि पिछले एपिसोड में क्या हुआ था। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि जिन्वो और चाइन जो होते हैं वो लोग क्रिसमस के दिन डेट पर जाते हैं, जहाँ पर हम लोग जिन्वो और चाइन के एक बढ़िया से मोमेंट को देखते हैं। उसके बाद हम लोग इटर्नल स्लम्बर को देखते हैं, जहाँ पर जिन्वो के जो सैनिक होते हैं वो किसी चीज का प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। एंड इसके बाद हम लोग जिन्वो के पास्ट का सीन देखते हैं, जिसको कि हम लोगों ने सीजन 1 और सीजन 2 में ही देख रखा है। इसके बाद हम लोग देखते हैं जिन्वो और इग्रिस को जो कि पढ़ाई कर रहे होते हैं, और हमारा जो लास्ट एपिसोड है वो यहीं पर खत्म होता है। तो इस वाले एपिसोड की शुरुआत करने से पहले तुम लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे नहीं हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो फटाफट से एपिसोड को शुरू करते हैं। तो इस एपिसोड के अंदर भी हम लोग जिन्वो के पास्ट का ही सीन देखेंगे कि कैसे जो जिन्वो के फादर थे वो डंजन के अंदर फंस गए थे, और वो कैसे रूलर से मिले, एंड फिर वो कैसे जिन्वो से मिले, एंड आखिर में उनका जो फेयरवेल है, यही सब चीजें दिखाई जाती हैं। तो इस सब को मैं स्किप कर रहा हूँ। एंड अभी तुम लोग ये सोच रहे होगे कि आखिरकार हमें ये पास्ट का सीन क्यों दिखाया जा रहा है, क्योंकि अगले ही पल हमें जिन्वो के फादर को दिखाया जाता है, जो कि रूलर के वेसल के साथ बैठे हुए होते हैं। एंड फिर जिन्वो के फादर उससे बोलते हैं कि आखिरकार मेरे बेटे ने किस तरह का डिसीजन लिया है, और फिर वो रूलर का वेसल उससे बोलता है, वो बताता है कि जो शैडो मोनार्च है उन्होंने डिसाइड किया कि वो यहीं पर रहेंगे। उन्होंने ये भी एग्री किया है कि एवरी सिंगल मिनट एंड सेकेंड जो है वो यहीं पर स्पेंड करना चाहते हैं, और ये समय उनके लिए प्रीसियस है। एंड क्या आप भी इस चीज को छुपाना कंटिन्यू रखेंगे शैडो मोनार्च से? और फिर जिन्वो के जो फादर होते हैं वो उसे कॉफी पीते हुए जवाब देते हैं, ऐसा इसलिए है बिकॉज उसकी इच्छा थी कि मुझे कुछ भी याद ना रहे। एंड फिर वो रूलर का वेसल बोलता है, यू आर बीइंग द फादर ही वॉन्ट ही शेक। और फिर वो बोलता है, अगर मैं यहाँ से चला गया तो रूलर्स का इस दुनिया में कोई भी इन्वायरमेंट नहीं रहेगा, और अगर ऐसा होता है तो मेरा इस दुनिया से सारा नाता खत्म हो जाएगा। एंड वो इस चीज का भी मेंशन करता है कि उन्हें काफी मजा आया, एंड वो देखना चाहता है कि किस तरह का रिजल्ट शैडो मोनार्च का वेट कर रहा है। और फिर वो अपने शैडो मोनार्च और जिन्वो के फादर को शुक्रिया भी कहता है। एंड जाने से पहले जो रूलर का वेसल होता है वो आखिरी में जिन्वो के फादर से पूछता है कि क्या कोई चीज है जिसमें वो उसकी हेल्प कर सकता है। तो जिन्वो के फादर उससे पूछते हैं कि क्या तुम मेरी प्रीवियस लाइफ की मेमोरीज को इरेज कर सकते हो, जिस पर वो बंदा बोलता है कि हाँ मैं ऐसा कर तो सकता हूँ, लेकिन तुम ऐसा क्यों चाहते हो? तो फिर जिन्वो के फादर जवाब देते कि मेरे लिए प्रिटेंड करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि मैं कुछ भी नहीं जानता, और अभी जो मेरा बेटा है वो बहुत ज्यादा तेज है ये समझने में कि क्या चल रहा है, और अब मैं यहाँ पर एक नॉर्मल फादर बनना चाहता हूँ जो कि अपने बेटे की चिंता करता है। और मेरे लिए जिन्वो कोई शैडो मोनार्च नहीं है, मेरे लिए वो सिर्फ एक प्रीशियस बेटा है। जिसके बाद रूलर का वेसल अपनी पावर्स का यूज करता है एंड उनसे बोलता है, जैसे वो इस कैफे से बाहर निकलेंगे वो अपनी प्रीवियस मेमोरी सब कुछ भूल जाएंगे। एंड फिर वो वहां से निकल जाता है, और लास्ट में सिर्फ यही आशा करता है कि जो जिन्वो के फादर है वो शांतिपूर्ण लाइफ जिए। एंड इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं पार्टी का सीन, जहाँ पर कि जिन्वो भी आया हुआ होता है, और अभी ना बंदा काफी ज्यादा नर्वस दिखाई दे रहा होता है, और अभी इस समय उसकी जो भूख होती है वो मिट गई होती है। एंड वो अभी भी अपने मन में यही सोच रहा होता है कि वो कभी भी ऐसी वेलकम पार्टी में नहीं आया है। और तभी वहां पर एक दूसरा बंदा जिन्वो के पास आता है और उसके कंधे में हाथ रखता है, और ये चीज देखकर ना बंदा काफी ज्यादा चिल्ला बैठता है। बट ये देखकर वो जो दूसरा बंदा होता है वो उसे शांत कराते हुए बोलता है कि भाई थोड़ा शांत हो जा, दूसरे लोगों को लगेगा कि हमने तुमको बंदी बना रखा है तुम्हारा चेहरा देखकर। फिर जिस पर कि जिन्वो बोलता है कि अरे अरे कुछ भी नहीं, और जो बातचीत चल रही होती है ना उसके अंदर जिन्वो काफी ज्यादा नर्वस होता है, जिसको कि तुम लोग खुद भी देख सकते हो। एंड तभी जिन्हो के साथ जिन्वो भी आकर बैठ जाता है। एंड ये देखकर जो जिन्हो होता है ना वो काफी ज्यादा डरा हुआ दिखाई दे रहा होता है, लेकिन जो दूसरा बंदा होता है ना वो ड्रिंक कर रहा होता है, और वो भी काफी ज्यादा डर जाता है। और वो जो दूसरा बंदा होता है ना वो पतली गली पकड़कर वहां से निकल जाता है, और अभी जो जिन्हो होता है वो ड्रिंक को पकड़े हुए होता है और वो काफी ज्यादा पैनिक हो रहा होता है। बट वो इस ड्रिंक को पी लेता है, और ये जो ड्रिंक होता है वो उसका फर्स्ट टाइम होता है। बट अगले ही पल में वो बंदा काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और बोलता है, सीनियर ये तो केवल सीडर है। और जिन बोलता है, तुम ड्रिंक नहीं करते ना, तो मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक क्यों बनाऊं, और क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक करना चाहते हो? एंड जो जिन्वो होता है वो कहता है कि तुम मुझे सीनियर क्यों बुला रहे हो, दैट्स मेक मी सैड, और अभी से तुम मेरे को संग जिन्वो बुलाओगे। और पहले पहले ना जो जिन्वो होता है वो काफी ज्यादा नर्वस हो रखा होता है, लेकिन पहली बार जब वो उसका नाम लेता है ना तो वो उसको काफी ज्यादा नेचुरल फील होता है।
और जिन्हों अभी यही सोच रहा होता है कि क्या उसने पहले भी ये नाम कहा है, पर तभी जिन्हों चेयर्स बोलता है और जिन्हों भी बोलता है चेयर्स। एंड इसके बाद वो दोनों लोग ड्रिंक करते हैं और उनकी जो दोस्ती होती है वो यहाँ से शुरू हो जाती है। एंड फिर इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं अगले दिन का सीन, जहाँ पर कि जो जिन्हों होता है वो कहीं पर जा रहा होता है एंड वो किसी के साथ कॉल पर होता है। और जो बंदा कॉल पर होता है वो जिन्हों से पूछ रहा होता है कि आज तुम डिपार्टमेंट क्यों नहीं आए, जिस पर कि जिन्हों उसे बताता है कि आज उसका जॉब ट्रेनिंग है यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में। और जब वो ऐसे बात कर रहे होते हैं ना, तो उनके सामने से एक लड़की गुजर रही होती है जिसको कि तुम लोग अच्छे से जानते हो। और जैसे वो बंदी जिन्हों के पास से गुजरती है ना, वो उससे रोकती है और कहती है डियर हम लोग क्या पहले कभी मिले हैं। तो जिन्हों उसे जवाब देता है कि नहीं। और ये जो बात कही होती है वो कही होती है जूही ने, और हमें अभी आखिरी बार जूही को दिखाया जाता है। और फिर अभी जो जूही होती है वो भी सोच में पड़ जाती है कि आखिर वो एक स्ट्रेंजर से कैसे बात करने लग गई। एंड इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं हॉस्पिटल का सीन, जहाँ पर एक डॉक्टर मिस्टर गो के पास आया हुआ होता है जिनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो रखी होती है। और फिर मिस्टर गो उससे कहता है कि क्या तुम मुझे उठने में मदद कर सकते हो। और जब वो डॉक्टर मिस्टर गो को उठाता है ना, तभी उसकी नजर पड़ती है होली वाटर ऑफ लाइफ पर। और फिर वो मिस्टर गो से पूछता है कि सर ये क्या है। तो मिस्टर गो जवाब देते हैं कि एक यंग मैन यहाँ पर आया और ये बॉटल छोड़कर चला गया। तो वो डॉक्टर जवाब देता है कि ये तो काफी ज्यादा फैसिनेटिंग है और यहाँ जो सिक्योरिटी गार्ड्स है वो आपके रूम को काफी ज्यादा टाइटली प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बिना किसी की नजरों में आए हुए वो यहाँ पर इस बोतल को छोड़कर चला गया। लेकिन मिस्टर गो उसे बताते हैं कि जो उस यंग मैन ने उनसे कहा उस पर बिलीव करना काफी ज्यादा मुश्किल था। उसने कहा कि इस खोए हुए टाइम पे मैंने मॉन्स्टर के अगेंस्ट फाइट करी और अभी वो मेरे पास आया और मुझे ये गिफ्ट दिया, और उस समय के लिए उसने मुझे शुक्रिया भी कहा। और उसने मुझे ये बताया कि अगर इस बोतल के अंदर जो चीज है उसे मैंने पी लिया तो मैं बेहतर हो जाऊंगा और जो मेरी ये बॉडी है वो कम्प्लीटली क्लीन हो जाएगी। बट इस बात पर जो डॉक्टर होता है वो बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर रहा होता है। बट अभी जो मिस्टर गो है वो ये बात अच्छे से जानता है कि अभी उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उनके जो दिन है वो काफी ज्यादा नजदीक आ चुके हैं। और इसलिए वो अपने दिल पर हाथ रखकर उस ड्रिंक को पी लेते हैं। एंड इसके बाद हम लोग कुछ समय बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर मिस्टर गो की जो बॉडी होती है वो काफी तेजी से हील हो रही होती है। एंड अभी जो मिस्टर गो की कंडीशन है वो तुम लोग खुद देख सकते हो। और लास्ट में वो सिर्फ एक ही चीज कहते हैं कि जो विंटर है वो आ रहा है। एंड इसके बाद हम लोग देखते हैं ड्रैगन किंग एंथरिस को, जो कि फर्स्ट मोनार्च है, जो कि डार्कनेस से बॉर्न हुआ है एंड वो सबसे ज्यादा ताकतवर मोनार्च भी है। एंड अभी जो ड्रैगन किंग एंथरिस होता है वो अर्थ में इन्वेंट करने वाला होता है उन 10 मिलियन सोल्जर के साथ जो कि डायमेंशनल रिफ्ट में छुपे हुए हैं। एंड वो ये चीज करने में सक्सेसफुल भी हो जाता है। और अभी जो ड्रैगन किंग एंथरिस होता है वो जिन्वू की बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है। और अभी एंथरिस जिन्वू के स्कार्स को देखकर ये समझ जाता है कि जो बंदा है वो कई बार मौत को छूकर वापस आ चुका है, लेकिन फिर भी उसने हंटर के काम से गिव अप नहीं किया, क्योंकि जो रीजन है उसके पीछे उसकी मॉम की इलनेस है। एंड अभी हमें वो पल दिखाया जा रहा होता है कि अगर क्या होता कि अगर जिन्वू की बॉडी के अंदर ड्रैगन किंग एंथरिस इन्वेंट करता। जब वो यही सब बातें सोच रहा होता है ना, तभी अचानक से साइड से उसको कॉल आता है और जैसे ही वो कॉल उठाता है ना, तो जो सामने वाला बंदा होता है वो जिन्वू पर भड़कना शुरू कर देता है कि वो अभी कर क्या रहा है, उसका तमाशा क्या चल रहा है, कि जो रेट का समय है वो हो चुका है। और ये जो चीज होती है ये सुनकर जिन्वू काफी ज्यादा भड़क जाता है, क्योंकि अभी उसके बॉडी में जिन्वू नहीं बल्कि एंथरिस होता है और अभी जिन्वू की बॉडी में जिन्वू का कोई भी कंट्रोल नहीं होता। और ये जो सीन है ना वो हम लोगों को सबसे पहले का सीन दिखा जा रहा है सीजन 1 का। और फिर एंथरिस अपने पावर्स का यूज करता है और फिर वो लड़की जो उसे सुना रही होती है उसे ढूंढ लेता है। एंड देन वो उसे बोलता है मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है, बट वो जो लड़की लाइन पर होती है वो समझ नहीं पाती और उसके बाद वो कॉल को कट कर देती है। और अगले ही पल हम लोग जिन्वू को देखते हैं, जो कि उस बंदे के पीछे कंधे पर हाथ रखे हुए होता है, जो कि उसे सुना रही होती है। और फिर वो उसे बोलते हैं कि क्या मैं लेट हूँ। एंड इस समय वो जो बंदी होती है वो काफी ज्यादा डर चुकी होती है। एंड वो जो बंदी होती है ना वो कुछ बोल भी नहीं पा रही होती यहाँ पर। और फिर वो जो बंदा होता है वो ये भी बोलता है कि मुझे बताओ क्या मैं यहाँ पर आलसी इंसान हूँ, जिस पर कि वो बंदी बोलती है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, कौन कह रहा था भाई ये। एंड इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहां पर सभी लोग रेड पर जाने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं और यहाँ पर जो संगजिन वो होता है वो वियर्ड हरकतें कर रहा होता है। और यहाँ पर उसको देखकर लोग ये बोल रहे होते हैं कि उसको हो क्या गया है, वो तो पहले से भी काफी ज्यादा वियर्ड हो चुका है। और वहीं पर हम लोग देखते हैं कि सारे के सारे बंदे आ जाते हैं रेड में जाने के लिए। और क्या तुम लोगों को पता है कि ये रेड कौन सा है? ये वही रेड है जो सीजन 1 में हम लोगों को देखा था फर्स्ट एपिसोड वाला, जहाँ पर हम लोगों को पता नहीं था कि ये एस रैंक का गेट है और डबल डंजन बनने वाला है, जहाँ पर हम लोगों ने आर्किटेक्ट को फर्स्ट टाइम देखा था। और इस टाइम हम लोग उसी मूवमेंट में चले गए हैं
लेकिन इस बार जिन्वू के शरीर में जिन्वू नहीं बल्कि ड्रैगन किंग था जिसने उसको पोजेस कर रखा था। और फिर सभी लोग गेट के सामने आ जाते हैं और जो ड्रैगन किंग होता है वो बोलता है, ये गेट मुझे देखने में थोड़ा सा सस्पिशियस लग रहा है। और वो बोलने लग जाता है कि दुनिया में जितने भी गेट्स होते हैं वो रूलर्स ओपन करते हैं, बट मैं इस गेट से मोनार्क्स की प्रेजेंस को क्यों फील कर पा रहा हूँ। और फिर यहाँ पर सभी लोग गेट के अंदर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और वहीं पर हम लोग देखते हैं जिन्वू बोलता है, मुझे इस चीज को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। और फिर हम लोग देखते हैं कि सभी लोग एंटर कर जाते हैं गेट के अंदर। और लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि जिन्वू गेट के अंदर जाने के बाद काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था क्योंकि वो शुरुआत में काफी ज्यादा कमजोर था और वो एक भी सिंगल मॉन्स्टर को मार नहीं पा रहा था। लेकिन इस बार चीजें बिल्कुल अलग होती है क्योंकि जिन्वू इस बार अकेले ही सभी मॉन्स्टर्स को मारता हुआ जा रहा था, यहाँ तक कि उसके मूवमेंट्स को भी उन लोग फॉलो नहीं कर पा रहे होते हैं। एंड ऑफ कोर्स ये जिन्वू नहीं है क्योंकि जिन्वू को पूरे टाइम ड्रैगन किंग पोजेस कर रखा होता है। और फिर हम लोग देखते हैं वो लोग आगे बढ़ते जाते हैं और आगे बढ़ते बढ़ते उन लोग फाइनली उस डबल डंजन के गेट के पास पहुंच जाते हैं। एंड इस गेट के बाहर आने के बाद ड्रैगन किंग बोलता है, पीछे जो बंदे हैं उनको देखकर लग रहा है कि इस गेट को देखकर ये लोग काफी ज्यादा नर्वस हैं। ड्रैगन किंग यहाँ पर मनी मन बोलने लगता है, हाँ मैं भी एग्री करता हूँ कि इस गेट के अंदर काफी ज्यादा डेंजरस चीजें हैं, कुछ काफी ज्यादा डिफरेंट एनर्जी जो कि यहाँ पर मैं खड़े होकर भी फील कर पा रहा हूँ। और ये बोलने के साथ ही वो अपने हाथों से उस गेट को अकेले खोलने लग जाता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि फाइनली वो लोग उस डबल डंजन के अंदर एंटर कर जाते हैं और फिर उनके एंटर करते ही वहां पर जितने भी मशाले होती है वो जल जाती हैं, जो देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और कहते हैं आज तक हम लोग ऐसे डंजन में कभी नहीं आए जहां पर कि डंजन ऐसे डेकोरेट किया गया हो। एंड वहीं पर जिन्वू बोलता है कि चलो हम लोग अलग अलग हो जाते हैं एंड एक्सप्लोर करते हैं। और फिर हम लोग देखते हैं कि जो संग जिन्वू होता है वो उस बड़े से स्टैचू को नोटिस कर लेता है एंड वो बोलता है, देखो ये स्टैचू कितना बड़ा है बट ये बॉस नहीं है। और हम लोग देखते हैं कि जिन्वू उसी तरफ पॉइंट आउट कर रहा होता है जो कि सच में बॉस है जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है, बट अभी जो ड्रैगन किंग होता है उसको सब कुछ पता चल चुका होता है। और हम लोग देखते हैं कि उस स्टैचू के हाथ में वही बड़ा सा बोर्ड था जिसमें कि कुछ लिखा हुआ होता है, जो देखकर वो सभी लोग सोचने लग जाते हैं कि इसमें लिखा क्या है। जो सुनने के बाद ड्रैगन किंग सोचने लगता है कि ये सभी के सभी बेवकूफ हैं, यहाँ पर इतना सिंपल वर्ड में लिखा हुआ है लेकिन इन लोगों को इतना भी पढ़ना नहीं आता। और वहीं पर हम लोग देखते हैं कि जिन्वू रीड करने लगता है, फर्स्ट वर्शिप द गॉड, सेकंड प्रेज द लॉर्ड एंड थर्ड प्रूव यूर वर्थी फॉर द गॉड। और जो भी इन चीजों को फॉलो नहीं करेगा वो यहाँ से बचकर नहीं जा पाएगा। एंड वहीं पर हम लोग देखते हैं कि जो जोई होती है वो कुछ नोटिस करती है और वो बोलती है कि वो देखो। और वहीं पर संग जिन्वू देखता है कि जो मैसिव स्टैचू होता है वो उन लोगों को देखकर अपने आंखों से लेजर बीम यूज करता है, बट इस बार संग जिन्वू नहीं होता, उसके अंदर होता है ड्रैगन किंग और वो काफी ज्यादा हंसते हुए कहता है, तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे इतने कम पावर के साथ टेक डाउन करने की कोशिश कर रहा है। और फिर वहीं पर हम लोग देखते हैं कि जो ड्रैगन किंग होता है वो इमरजेंटली अपने फ्लेम को रिलीज करके उस मैसिव स्टैच्यू को खत्म कर देता है सिंगल शॉट के साथ स्माइल करते हुए। और वो कहता है ये होती है असली पावर। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहां पर जितने भी गार्ड होते हैं, मतलब की मूर्तियां होती है, वो सभी के सभी उन पर हमला करने के लिए आ जाती है, जो देखने के बाद ड्रैगन किंग कहता है कि तुम काफी ज्यादा स्लो हो, आज मैं तुझे दिखाता हूँ कि आखिरकार मैं क्या कर सकता हूँ। एंड इसके बाद वो फिर से अपनी फ्लेम को रिलीज करता है और एक ही सिंगल शॉट में सभी को खत्म कर देता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि ड्रैगन किंग के एवरी सिंगल ब्लो के साथ इतना ज्यादा फ्लेम आ रहा होता है जो देखकर बंदे बोलने लग रहे होते हैं, भाई कोई अदर वे नहीं है इन लोगों को मारने का, इस अटैक से तो हम खुद भी मर सकते हैं। एंड आगे हम लोग देखते हैं कि जो जिन्वू की बॉडी में ड्रैगन किंग होता है वो अकेले ही सबको हैंडल कर रहा होता है और वो अकेले ही सारे के सारे गॉड को खत्म कर देता है, इंक्लूडिंग द मैसिव स्टैचू। और फिर वो सभी को खत्म करने के बाद बोलता है कि क्या तुम लोग बस इतना ही कर सकते हो, ये तो इतना भी ज्यादा टफ नहीं था, ये तो मेरे वार्म अप के लिए भी इनफ नहीं है। और वहीं पर हम लोग देखते हैं कि डबल डंजन का बॉस यानी कि आर्किटेक्ट बोलने लगता है, अबे तू है कौन, तूने मेरे सारे के सारे प्रिपरेशन को खराब कर दिया। एंड आगे हम लोग देखते हैं कि ये सब जो देखने के बाद जो आर्किटेक्ट होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है एंड वो चिल्ला के उसके तरफ अटैक करने वाला होता है। और वहीं पर हम लोग देखते हैं कि ड्रैगन किंग वहां सिंगल शॉट देता है और आर्किटेक्ट का टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है एंड वो उसको बोलता है, शट अप, यहाँ पर मैं फेक चीज के साथ बात करने के लिए नहीं आया हूँ, यहाँ पर मैं उस चीज को ढूंढ रहा हूँ जो कि शैडो के अंदर छुप कर ये सब काम करवा रहा है। आगे ड्रैगन किंग यू बर्थ के थ्रू बोलने लगता है, अपने आप को दिखा यू कॉवर्ड। एंड आगे हम लोग देखते हैं कि वहीं पर शैडो मोनार्च एशबॉर्न होता है एंड वो वहां पर बोलने लगता है कि मोनार्च ऑफ डिस्ट्रक्शन हमारे डेस्टिनी में ऐसा ही मिलना लिखा था। आगे एशबॉर्न बोलने लगता है, हमारे जो अल्फेक्ट रिलेशनशिप है यहाँ पर आज सब कुछ खत्म करना है।
एंड वहीं पर जो जिन्वो के बॉडी के तो ड्रैगन किंग है वो भी बोलने लगता है कि ठीक है, ये सुनकर मुझे अच्छा लग रहा है, मैं भी तैयार हूँ। आगे हम लोग देखते हैं कि एसबोर्न भी उस पर अटैक करने के लिए जाता है और जिन्वो की बॉडी से ड्रैगन किंग भी उस पर अटैक करता है। एंड हम लोग देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को काफी ज्यादा खतरनाक ब्लो देते हैं। एंड वही वो दोनों बोलने लगते हैं कि ये बैटल इतनी आसानी से खत्म होने वाला नहीं है। एंड सडनली हम लोग देखते हैं कि संग जिन्वो चिल्ला के उठता है अपने बेड से। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो जिन्वो है यहाँ पर वो सब कुछ सपना देख रहा था। और ये सब देखने के बाद जिन्वो कहता है कि वाह भाई, ये सब क्या हो रहा था, मैंने ये किस टाइप का सपना देखा। और इसी पैनल के साथ ये जो अपना एपिसोड है वो खत्म होता है। तो अगर वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा। भाई सच में इस केस ने पूरा स्टेशन हिला दिया। तो चलो क्या हुआ है मैं तुम्हें बताता हूँ। तो वीडियो की स्टार्टिंग में हम लोग पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक नया रिक्रूट आया हुआ होता है जिसका नाम होता है ली सुंग हवांग। और ये एक नया इन्वेस्टिगेटर होता है। और इसी दौरान हमें एक बंदे के बारे में बताया जाता है जिसका नाम होता है पैंथम। एंड वो बंदा जो भी केस लेता है ना, वो उस केस को सॉल्व कर कर ही मानता है। इवन जो उसने कोल्ड केस ले रखे थे ना पास्ट में, उनका भी अरेस्ट रेट 200% होता है। एंड अभी सभी जगह ना पैंथम के ही चर्चे चल रहे होते हैं। एंड इसके बाद हम लोग देखते हैं एक ऑफिसर को जो कि ली के पास आता है और उसे बोलता है, क्या तुम वही न्यू ऑफिसर हो जिसने की आज के अनवर्ड में हमें ज्वाइन किया है। और फिर ली उन्हें सल्यूट करते हुए कहता है कि यस सर। और फिर वहां पर जो ऑफिसर होता है वो उसे कहता है कि तुम्हें इतना भी ज्यादा टेंस होने की जरूरत नहीं है, वैसे भी हम लोग यहाँ पर एक फैमिली की तरह है। जिसके रिस्पॉन्स में वो बंदा उसे थैंक यू कहता है। और फिर ली कॉफी पीते हुए अपने सामने वाले ऑफिसर से बोलता है, मैंने अभी स्क्वाड कॉप से अभी बात करी है और उन्होंने मुझे ये कंफर्म किया कि आज से मुझे इन्वेस्टिगेटर संग जिन्वो के साथ काम करना है। और फिर सामने वाला ऑफिसर उसे बोलता है, ओह तो तुम्हारे कहने का मतलब है वो पैंथम। और ये सुनने के बाद ना वो बंदे के मुंह से जो कॉफी होती है जो कि वो पी रहा होता है वो गिर जाती है। और वो ऑफिसर जिन्वो के बारे में उसे ये भी बताता है कि हम लोगों ने उसका निकनेम ऐसा इसलिए रखा है क्योंकि वो आता जाता है बिल्कुल एक गोश्त की तरह। बट समहाउ अदर स्टेशन बिगिन टू रिकॉग्नाइज हिम बट दैट नेम। और मैं श्योर हूँ कि तुमने भी उसके बारे में सुना ही होगा। और वैसे ये जो कॉफी है जो कि तुम पी रहे हो ना, ये उसी की कॉफी है। और फिर हम लोग देखते हैं कि जिन्वो भी वहां पर आ जाता है। और फिर वो बंदा बोलता है कि शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। और फिर वो ऑफिसर जिन्वो से पूछता है कि क्या तुम कॉल के चक्कर में बाहर जा रहे हो, जिस पर जिन्वो जवाब देता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। और बाय द वे क्या ये हमारा न्यू रिक्रूट है। तो ऑफिसर जवाब देता है कि दैट्स राइट और इसका नाम है ली सुंग हवांग। और फिर जिन्वो ली के गले में हाथ डालता है अपना और उसे कहीं ले जा रहा होता है। लेकिन इधर ली जिन्वो को देखकर यही सोच रहा होता है कि कहीं इसे गुस्सा तो नहीं आ गया क्योंकि मैंने इसकी कॉफी को पी लिया है। और फिर वो बंदा जिन्वो से पूछता है कि वैसे हम लोग जा कहाँ रहे हैं। लेकिन जिन्वो उल्टा है उससे सवाल पूछने लगता है कि मुझे ये बताओ कि तुम पुलिस ऑफिसर क्यों बने थे। तो फिर ली जवाब देता है कि बुरे लोगों को पकड़ने के लिए। और फिर जिन्वो उसे एक स्माइल के साथ बोलता है कि दैट्स राइट और हम लोग भी अभी यही करने जा रहे हैं और इसीलिए तो मैं एक कॉप बना हूँ। उसके बाद हम लोग कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं क्रिमिनल अफेयर डिवीजन के रूम का, जहाँ पर कि हम लोग ली को देखते हैं जिसके की हालत काम कर करके काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। और जिन्वो भी काम करते वक्त अपने मन में यही सोच रहा होता है कि उसने कहा था कि उसके पास एक्सपीरियंस है आर्म्स रॉबर को अपने हाथों से पकड़ने का, पर ये उसके लिए काफी इंटरेस्टिंग ट्रेनिंग होने वाली है। बट दूसरी तरफ जो इग्रिस होता है ना, वो जिन्वो से बोलता है, मेरे लिए आप ये काम अपने सोल्जर्स पर छोड़ दीजिए। लेकिन तभी जिन्वो की नजर सामने एक औरत पर पड़ती है जो ऑफिसर्स को बोल रही होती है, सर जिन सिंह एक ऐसी लड़की नहीं थी जो कि अपना जान खुद दे दे। बट वह पुलिस ऑफिसर उन्हें जवाब देता है, देखो मैं आपकी फीलिंग्स को समझ सकता हूँ लेकिन मैंने सभी एविडेंस आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिए हैं। और जब इस चीज को लेकर वहां पर बहस चल रही होती है ना, तभी उनके बीच में जिन्वो आता है जो कि उस ऑफिसर को कहता है कि क्या मैं इस केस को देख सकता हूँ। और अब जिन्वो उस केस को पढ़ना शुरू कर देता है। और जो ऑफिसर होता है ना, वो जिन्वो से बोलता है, मिस्टर संग मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप मुझे उस सीन के स्पॉट में नहीं लेकर जाओगे। और अब हमें उस केस के बारे में डिटेल में समझाया जाता है कि एक लड़की जो कि बाथ में मरी हुई मिली और जिस नाइफ से उस लड़की की कलाई को काटा गया था उसमें उस लड़की के ही फिंगरप्रिंट मिले। और इस केस को पढ़ने के बाद जिन्वो इस केस को खुद ही इन्वेस्टिगेट करने वाला है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं रात में उस लड़की के घर का सीन, जहाँ पर कि उस लड़की ने सुसाइड कर लिया था। और अब यहाँ पर एंट्री होती है संग जिन्वो की, जहाँ पर वो जाता है उस लड़की के बाथटब के पास, जहाँ पर कि उस लड़की
लड़की का खून लगा हुआ होता है और फिर जिनवू बोलता है अराइज, और यहाँ पर जिस लड़की ने अपनी जान ली होती है ना उसकी शैडो एक्सट्रैक्ट हो जाती है और वो लड़की ना यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डरी हुई होती है, लेकिन जिनवू उसे समझाता है कि डरने की कोई भी बात नहीं है, अभी तुम लाइफ और पेन की बाउंड्री से अनबाउंड हो। और अब जिनवू उससे काम की बात पूछता है कि क्या तुमने खुद की जान ली थी, जिस पर वो लड़की जवाब देती है कि हाँ। और फिर जिनवो उसे ऐसे करने का रीजन पूछता है और ये लड़की जो जवाब देती है ना उससे पूरा गेम ही पलट जाता है। लेकिन उसके बाद सीन चेंज हो जाता है और हम लोग देखते हैं दूसरे बंदे को जिसके कि घर में संग जिनवू आया हुआ होता है उसकी बेटी के बारे में कुछ सवाल पूछने के लिए। और ये जो बंदा होता है ना वो उसी लड़की का फादर होता है जिसने की खुद का गेम ओवर कर लिया है। एंड इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग एक कैफे का सीन देखते हैं जहाँ पर जिनवू उसके फादर को लेकर आया हुआ होता है। और फिर जिनवू उसके फादर से पूछता है कि आपकी जो बेटी थी वो किस टाइप की स्टूडेंट थी, और ये जो सवाल होता है वो उस बंदे को समझ में नहीं आता। और फिर जिनवू उसे अच्छे से एक्सप्लेन करता है कि क्या कोई बंदा था जो कि आपकी डॉटर से नफरत करता था। तो फिर उसके फादर जवाब देते हैं कि नहीं, वो ऐसी टाइप की लड़की नहीं थी जिससे कि कोई भी नफरत करे, वो एक्चुअली में काइंड और प्योर हार्टेड चाइल्ड थी। और इसके बाद ना वो रोना स्टार्ट कर देता है। वो जिनवू को बताता है कि उसकी बेटी और उसका बायोलॉजिकल रिश्ता नहीं था, लेकिन उसी ने उसे अपनी बेटी की तरह पाला था, वो उसे अपनी बेटी की तरह ही मानता था। लेकिन तभी सब कुछ एक्सपोज हो जाता है। फिर जिनवू बोलता है कि मैं तुम्हें एक बार ये सुनाना चाहता हूँ। और फिर हमें पता चलता है कि ये जो बंदा था ना वो अपनी बेटी को अब्यूज करता था, वो बचपन से ही अपनी बेटी को अब्यूज करता था और उसकी जो छोटी बेटी थी वो उसको चंगुल से भाग गई थी। फिर भी उसने अपनी बेटी को कांटेक्ट किया एंड देन उसकी बेटी के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था अपनी जान लेने के अलावा, और फिर उसने वही किया। और फिर वो बंदा बड़े गुस्से में जिनवू से बोलता है कि वैसे इस चीज को मेरे सामने प्ले करने का क्या रीजन था, और अगर तुम्हारा गोल मुझे अरेस्ट करने का है तो तुम्हें अपने साथ कुछ और ऑफिसर्स को भी लाना चाहिए था और मेरे हाथों में हथकड़ियां बांध देनी चाहिए थी। और फिर जिनवू उससे बोलता है कि तुम्हारे पास दो चॉइसेस हैं, जिस पर कि वो बंदा पूछता है कि क्या चॉइस है। तो फिर जिनवू बोलता है कि तुमने जो भी गलत काम किए हैं उसे एडमिट कर लो और मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलकर इन सभी चीजों को कॉन्फ्रेस कर लो, और दूसरा चॉइस ये है कि जो तुमने ये कारनामे किए हैं तुम्हें उसकी कीमत चुकानी होगी। और फिर बंदा उसे एक स्माइल के साथ कहता है कि मुझे तुम्हें कितना देना होगा। और फिर जिनवू उससे कहता है कि ये काफी रहेगा, और वो गुस्से में कहता है कि मेरी बात ध्यान से सुनना, और उसका ऑरा देख कर ना बंदे की फटकर 64 हो जाती है। और फिर जिनवू उसे बताता है कि एक्चुअली में वो जिस जगह पर बैठा हुआ है वो उसकी दुनिया है ही नहीं, जहाँ पर वो बैठा है ये एक अलग ही दुनिया है। और अब जिनवू उसे ये चीज भी कंफर्म कर देता है कि इस दुनिया में कोई भी एंटर करने वाला नहीं है। और अभी वो जो बंदा होता है उसकी फटे पड़ी होती है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता और वो भागना शुरू कर देता है। लेकिन एट दी एंड जो जिनवू के सोल्जर्स होते हैं वो उसे मार देते हैं, और लास्ट में वही लड़की जिनवू के सामने अपेयर होती है जिसकी की शैडो उसने अभी रिसेंटली में एक्सट्रैक्ट की है, और वो आकर उसे थैंक्स कहती है। लेकिन जिनवू उससे कहता है कि क्या कुछ और चीज है जो कि वो उससे कहना चाहती है। एंड लास्ट में वो लड़की उससे छोटा सा फेवर मांगती है। एंड इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग अगले दिन पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं जहाँ पर कि जिनवू उस लड़की की माँ को एक गिफ्ट देता है। और फिर उस लड़की की माँ जिनवू से कहती है कि क्या इसे जिन्हे ने प्रिपेयर करा था। तो जिनवू बताता है कि जो उस लेटर के अंदर नाम लिखा हुआ था ना वो आपके दोस्त का है, और मुझे ऐसा लगता है कि जो मिस जिन थी वो चाहती थी कि ये जो गिफ्ट है वो उनके दरअसल जगह अटेंडेंट ओनर को मिल जाए। और अब गिफ्ट को खोलते वक्त ना जो जिन्नी की मॉम होती है वो काफी ज्यादा इमोशनल हो रखी होती है, बट वो गिफ्ट के खोलने से पहले जिनवू को शुक्रिया कहती है। और वो जो गिफ्ट होता है ना उसके अंदर एक कप रखा हुआ होता है और साइड में लिखा हुआ होता है हैप्पी बर्थडे। और इसी के साथ अपना जो ये एपिसोड होता है वो यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा।